हेलो। D2 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। साथ ही साथ प्रतिज्ञा के ऑफलाइन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आप लोगों का स्वागत है। सभी लोग ठीक होंगे और ज़बरदस्त होंगे और सब लोग जैसा कि रिजल्ट बता रहे हैं बार बार कि सर पेपर बहुत ही बढ़िया जा रहा है। जिनका भी पेपर है वो लगातार इन प्रैक्टिस को देखते रहें और इन्हीं को 10 को जो करा देंगे उन्हीं को बार बार आप रिपीट करते रहें। अच्छा, एक और बात है, आप लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं तो टॉप 50 क्वेश्चनों को जीडी के ले लेंगे हर टाइप के और एक करा देंगे। अगर करना है तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन कौन करना चाह रहा है। अगर ज़्यादा लोगों की संख्या होगी कि नहीं हम लोगों को रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट करना है तो एक 50 क्वेश्चन का सेट आपको 2-2.5 घंटे का करा देंगे, जिसमें सारे तरीके के क्वेश्चन जो है वो मैच कर जाएंगे। तो आप जैसा होगा आप कमेंट करके बताइएगा और इस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और आज का हम लोगों का पहला सवाल ये है, करें कि एक बिलियन में 50 लीटर शुद्ध दूध है, 10 लीटर दूध को समान मात्रा के में पानी से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। 10 लीटर दूध उसमें से निकाला जाता है और फिर मिला दिया जाता है पानी। फिर से 10 लीटर मिश्रण को 10 लीटर पानी से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो ये हो गया 2 बार और यह क्रिया एक बार और दोहराई जाती है, मतलब कुल मिला के ये टोटल 3 बार प्रोसेस किया गया। 3 बार प्रोसेस किया गया तो 3 बार प्रोसेस में क्या होगा, तो देखिए 10 लीटर मिक्सचर को निकाला गया तो 10 लीटर निकालना है, कितने में से निकालना है, 50 में से। तो 50 में से निकाला है, इसका मतलब 1/5 है। इस 5 में से हमने 1 निकाल दिया तो कितना मिक्सचर बचा होगा, 4/5। 4/5 बचा होगा। 5 में से 1 हमने निकाला है ना, 50 का मिक्सचर था, 50 में से 10 निकाला है। तो जब 50 में से 10 निकाला है इसका मतलब 5 में से 1 निकाला है। तो 5 में से 1 निकाला है तो बचा कितना है, 4/5। ये प्रोसेस कितनी बार करना पड़ रहा है, 3/3 बार। तो इसका मतलब 50 लीटर के मिश्रण में आपको ये प्रोसेस 4/5 और इंटू 4/5 और इंटू 4/5 करना पड़ेगा 3 बार। ठीक है, तो 25 दूनी कितना हो गया, 50। 4 चौके 16, चौके 64, 64 दूनी हो गया 128 और 128/5। 5 दूनी 10 और इधर गया है आपके पास 5 दूनी 10, 2 गया, 5 पचे 25 और 5 छके 30। तो 25.6 लीटर, तो 25.6 लीटर शुद्ध आंसर हुआ। ये देखिए जीडी का लेवल बहुत टेढ़ा नहीं है, ये मिक्सचर का सवाल है और इसमें आपको हम 3 तरीके बताते हैं कि कैसे प्रतिस्थापित करते हैं, कैसे बच जाता है। आप एक बस तरीका अभी फिलहाल के लिए याद रखिए कि 25.6 लीटर आपका शुद्ध दूध है। अच्छा, मान लीजिए कभी ऐसे पूछ ले कि बताइए निकालने के बाद शुद्ध दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तो 4x4x4 ऐसे रखे रहिएगा। आप 5x5x5 ऐसे ही रखे रहिएगा। 4 चौके 16, चौके 64, 4 चौके 16, चौके 64 हो गया। आप 5 पचे 25, पचे 125 हो गया। टोटल 125 में से ऊपर 64 दूध है। तो अगर कभी दूध और पानी का रेशियो पूछ लेगा आपसे, दूध और पानी का रेशियो बताइए, तो देखिए 125 में से आप 64 घटा दीजिएगा तो 5 में से 4 गया 1 हो जाएगा। 5 में से 4 गया 1 हो गया। अब 12 में से ये 5 में से 4 गया 1 हो गया, 12 में से 6 गया 6, तो 61 हो गया। 64:61 जो है वो दूध और पानी का अनुपात होगा। तो कभी रेशियो बताना होगा तो भी आसान पड़ेगा और कभी आपको पूरा मात्रा बताना होगा तब भी ये पड़ेगा। फिर से बात को समझ लीजिएगा, 10 लीटर अगर निकाल रहे हैं तो 10 निकाल रहे हैं किस में से, 50 में से। तो 5 निकालेंगे किस में से, 1 में से। 5 में से 1 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, 4/5। ये प्रोसेस कितनी बार किया जा रहा है, 3 बार। तो यहाँ आप 3 बार गुणा कर दीजिएगा और जो रिजल्ट आएगा वो शुद्ध दूध का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, कभी रेशियो पूछा जाएगा तो ऊपर का 4 चौके 16, चौके 64 यही शुद्ध दूध है और नीचे आपका पूरा वैल्यू है 5 पचे 25, पचे 125। तो 125 में से दूध वाला ये पार्ट है तो पानी वाला ये। तो कभी रेशियो पूछ लेता है, कभी लीटर पूछ लेता है। तो दोनों तरीके बता दिए हैं। इसके टोटल 3 से 4 तरीके भी आजकल पूछे जा रहे हैं और सब एग्जामों में आपका जीडी और पुलिस का जो लेवल है ये सब थोड़ा सा छोटा लेवल है, तो आराम से ऐसे सवालों को कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि वार्षिक चक्रवृद्धि के मामले में 10 मतलब 10,100 रुपये की राशि 2 समान वार्षिक किस्तों में प्रति वर्ष चक्रवृद्धि से प्रदर्शित 2% चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष की दर से वापस की जानी है, तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए। अब देखिए एक बात समझ लीजिएगा, किस्त हमेशा मैक्सिमम आपसे 2 का पूछता है, नहीं तो 3 का पूछता है। तो 2 का ही ज़्यादा जीडी में दिख रहा है, 3 का भी दिख रहा है, 2 का भी दिख रहा है। और भी एग्जामों में आपको 3 ही के मिलेंगे, 3-2 यही मिलते हैं सारे एग्जामों में। तो आपको क्या करना है, फिर इस 2% को ठीक करना है। 2% जो रेट लिखा था 2%, इसको ठीक करने का मतलब ये होता है कि 2 आप 100 कर देंगे। 2/100 माने 1 आपका 50 हो गया। तो 50 पे 1 ब्याज देना
पड़ेगा, तो 50 पे आपको 1 ब्याज देना पड़ेगा, तो 51 देना पड़ेगा। लेकिन जब 2 साल का बात करेगा तो आपको 50 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 50 का स्क्वायर कितना हो गया? 2500। 51 का स्क्वायर करना सीखना है आपको। देखिए 51 का स्क्वायर करना आपको सिखाए हैं, 1 ज़्यादा है तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 51 1 52 का आधा 26 हो गया। स्क्वायर करने का भी आपको वीडियो इसी प्लेलिस्ट में, जिस प्लेलिस्ट में ये वीडियो देख रहे होंगे कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज, उसी में मिलेगा। तो 51 का स्क्वायर कितना होता है? 2601। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया 2601। क्या कर रहे हैं ध्यान से सुनिए, 2% को सीधा करेंगे, 1/50 है, 50 में 1 जोड़ेंगे, 50 लेंगे तो 51 देंगे 1 साल के बाद, 2500 लेंगे तो 2601 देंगे 2 साल के बाद। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि बराबर किस्त में लौटाना है, प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या है आपको बताना है, जबकि इनको कैसा दिया जाना है? 2 समान किस्तों में लौटाना है। तो 2 समान में लौटाएंगे तो आपको यहाँ गुणा करना पड़ेगा 51 से, तभी तो 51 का स्क्वायर होगा तो 2601 हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी 51 से करना पड़ेगा। अब इधर वाले वैल्यू को जोड़ लिया जाता है, इधर वाले वैल्यू को सिंगल ही छोड़ दिया जाता है, ये वाला। तो 51 में 50 से जब आप गुणा करेंगे इसको तो ये 0 हो गया, 5 एकम में 5 और 5 पचे 25, ऐसा हो जाएगा। जब आप इसको जोड़ेंगे तो 0 5 5 5 10 का 0, 2 2 4 1 5, 50 रुपये का 50 रुपये का ऋण होगा। अगर 50 रुपये का ऋण होगा तो एक किस्त जो होगी, एक किस्त, वो किस्त होगी आपकी 2601 की, 2601 की होगी। एक किस्त कितने की होगी? 2601 की। लेकिन हमसे बोल रहा है कि ऋण जो हम लोगों का है वो ऋण दिया हुआ है, मामले में ये इतना है, इतना रुपए की राशि है। तो राशि का जब बात करेगा तो वो हम इधर लिखेंगे, जब किस्त का बात करेगा तो इधर लिखेंगे। तो हमसे फिलहाल राशि का बात कर रहा है, 10100। तो 1 का मान निकालेंगे तो देख रहे हैं 50 का ये डबल ही है, इसी का डबल तो है। इधर 0 करेंगे, 2 करिए, देखिए 2 से गुणा करिए, 0 2 0 0, 2 5 10 का 0, फिर 1 लगाए तो 2 0 0 तो 1 हो जाएगा, 2 5 10। इसका मतलब ये है कि ये दूसरा मल्टीपल है इसका। तो 50 का वैल्यू 1 है, तो 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 100 0 100 बटा में 50 50, ये कितनी बार चला गया? 2। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 2। तो आपको 2601 का बताना है। तो 1 माने जब 2 होता है तो 2601 माने कितना होगा? इसमें भी 2 से गुणा हो जाएगा, तो 5202 हो जाएगा। तो 5202 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा किस्त को समझिएगा, बहुत आसान होता है ऐसे अगर आप लगाएंगे तो। प्रतिशत को सीधा करेंगे, 50 में 1 जोड़ेंगे तो 50 लेगा तो कितना देगा? 51 देगा। 50 लेगा तो 51 देगा, 50 का स्क्वायर 51 का स्क्वायर, दोनों किस्त बराबर करना होता है, ऐसे लगाना है। दोनों सेटों में 2 लिए हैं किस्त का। अगर यहाँ नहीं समझ में आएगा तो फिर अगले वाले में कोशिश करिएगा समझने का। आइए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे कि PQR एक कार्य को 20 30 और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। जो है P है और Q है और R है। PQR कितने कितने दिन में समाप्त करते हैं? एक करता है 20 में, एक 30 में, एक 60 में। ये करता है 20 में और ये करता है 30 में, ये करता है 60 में। एलसीएम आप इसका ले लेंगे तो 60 हो जाएगा। 20 तियाँ 60 हो जाएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा और 60 एकम में 60 हो जाएगा। ये हो चुका है। अब आइए, कह रहा है कि ऐसा तो होता है, लेकिन यदि Q और R प्रत्येक तीसरे दिन P की सहायता करते हैं तो कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? अब ध्यान से समझिएगा, Q और R प्रत्येक तीसरे दिन कार्य करते हैं। इसका मतलब पहला दिन कौन काम करेगा? पहला दिन अकेले बेचारा कौन काम करेगा? P ही करेगा ना। अच्छा, दूसरा दिन भी कौन काम करेगा? दूसरा दिन भी P ही करेगा। तीसरे दिन इसकी सहायता करते हैं तो तीसरे दिन P भी रहेगा, Q भी रहेगा और R भी रहेगा। तो आपको क्या करना होता है? P का वैल्यू 3 है, Q का, इसका वैल्यू P का अभी भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और Q का कितना है? 2 है, और R का कितना? 1 है। तो इस पूरे को जोड़ लीजिए, 3 3 6 3 9 3 12। तो आप देखेंगे एक दिन एक दिन एक दिन, तो क दिन हो गया? 3 दिन। तो 3 दिन में जो हमारा काम समाप्त हुआ है, 3 दिन में जो काम समाप्त हुआ वो कितना काम हुआ है? 3 3 6 3 9 और 3 12, 12 काम हुआ है। अच्छा, काम हमको कितना करना है? काम हमारे पास 60 है, 60। तो हम ऐसा गुणा करेंगे इस नंबर में कि 60 हो जाए। तो 12 पचे कितना हो गया? 60 काम। तो इधर भी करना पड़ेगा 5 से गुणा, तो 3 पचे कितना हो गया? 15 काम, 15 दिन। तो आंसर आपका हो गया 15 दिन। तो 15 दिन में कितना काम हो जाएगा? 60 काम हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखा जाए। नेक्स्ट वाले में क्या बोल रहा है, देखिए। कह रहा है कि 10,000 के मूलधन के लिए 16% वार्षिक ब्याज दर पर 2 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में लगभग क्या होगा? ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जा रहा है। तो ध्यान से समझिएगा, यह वाला ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। तो जब भी ब्याज अर्धवार्षिक से चक्रवृद्धि होता है तो जो रेट होता है उसको हमको आधा करना पड़ता है।
रेट आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8%। जो टाइम होता है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसका मतलब हो गया कि 4 छमाही। तो जो टेबल बनाना आपको सिखाते हैं उस टेबल को आपको 4 बार बनाना है। किस रेट से? 8% से। पैसा कितना हमारे पास? 10,000 और लगभग में बताना है, ठीक है। और वो भी क्या बताना है? चक्रवृद्धि ब्याज ही बताना है। तो आप क्या करेंगे कि पहले लिखेंगे 1 जीरो और कितना जीरो उस पर आगे है 1 जीरो और फिर 1 2 3। इसको आप 8% लिखेंगे जब, तो 8% को फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा, तो 8/100 होगा। इसको कटाएंगे 4 दूनी 8 और यहाँ से कटाएंगे 4/2500 हो जाता है, तो 2/25 बन जाएगा। ये 2/25, तो आपको 2/25 से निकालना पड़ता है। तो 2/25 से निकालिए। देखिए 25 चौके कितना हो गया 100 और 4 दूनी 8, तो 8 पर 2 जीरो। तो पहले साल का जो साधारण ब्याज मिलेगा वो आपको 800 मिलेगा। दूसरे साल का भी कितना मिलता है? 800। लेकिन अगले साल जब आएंगे तो इसका मिलेगा 2/25। तो यहाँ से 25 चौके 100 करेंगे और 4 8 32 और 32 दूनी 64। इसका वैल्यू जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे 64 मिलता है। जब हम आगे चलेंगे तो फिर हमको 800 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 64 कहाँ से आया? वो इसका आया। यहाँ पे 64 कहाँ से आया? वो इसका आया। 64 का फिर मिलेगा, 64 का मिलेगा 2/25। तो 64 का 2/25 मिलेगा तो ये होता है 64 दूनी 128। 64 दूनी 2 चौके 8 2 छके 12 बटा में हो गया 25। तो आपसे लगभग ही पूछ रहा है, तो बहुत पास पास तो है नहीं, 200-300 का फर्क है। तो आप एक काम करेंगे 25 पाँचे 125 कर लेंगे, 5 रुपया समथिंग आएगा। 25 पाँचे 125 कर लेंगे तो 25 पाँचे 125 फिर कितना आ जाएगा आपके पास? 3 आ जाएगा। तो दशमलव बढ़ाएंगे तो जीरो, तो एक बार जाएगा। तो क्या करेंगे? इसका कोई फायदा नहीं है। देखिए अब अगला वाला टेबल समझिए। ये मिला हमको 800 रुपया, हमको 800 पे 64 मिलता है, तो 800 3 बार है तो 64 भी यहाँ 3 बार है, तो 64 800 पे 64 मिलता है। फिर से सुनिए, यहाँ पे जब तीसरे लाइन में चौथे लाइन में आएंगे तो 800 पे 64 मिलता है, तो 800 कितनी बार है? 3 बार, तो हमको 3 गुणे 64 लिखना पड़ेगा। और जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमको 5 रुपया मिलता है तीनों के लिए, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे कई बार? 3 बार, क्योंकि 1 64 के लिए 5 मिलता है, 3 64 के लिए इतना मिलेगा। अब 5 को आप 25 जगह डिवाइड करेंगे तो बहुत निग्लिजिबल वैल्यू आएगी, तो आप उनको छोड़ भी देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ये देखिए, ये इसका आंसर है चक्रवृद्धि ब्याज का। तो 8 चौके कितना हो गया? ये 3200 रुपया हो गया। 3200 हो ही गया, तो 3200 से ऊपर आंसर है, तो 3200 तो आंसर नहीं होगा। अब देखिए 64 64 64 करेंगे तो 64 64 3 बार करेंगे तो 6 चौके 24, 240 और 4 तिये 12, तो 240 और 12 252, तो 252 यहाँ भी है और 252 यहाँ भी है, तो 252 कितना हो गया? अढ़ाई अढ़ाई 500 504 हो गया, तो 504 रुपये यहाँ मिल गया। 15 5 20 रुपया यहाँ मिल गया। तो ये आपका आंसर हो गया 4 2 5 2 7 और 3 3700 का कितना हो गया? 24 रुपया। तो 3724 रुपया हो गया। अभी इधर का हम लोग डाटा छोड़े ही है, छोड़े हैं। यहाँ पे कहीं गलती तो नहीं कर लिया ना? 5 15 5 20, यहाँ हो गया आपका 8 चौके 3200 और 64 का करेंगे तो 36 18। अच्छा यहाँ गलती कर दी, 1 मिनट। देखिए ये हो गया 8 चौके 3200 ये वाला, और 6 6 12 36 18 था 180, और ये हो गया आपका 4 3 12 192 मिलेगा। वो भी कितनी बार? यहाँ भी मिल रहा है, तो 192। तो ये हो गया 2 2 4 9 9 18 का 8, फिर 1 लगा है तो 1 1 2 1 3 384, 15 5 20 इधर मिला है। तो ये आपका हो गया 4 8 2 10 का 0 1 3 2 5 1 6, ये 3604 रुपया आ रहा है। 3604 रुपया ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये लगभग है। आप एक बार थोड़ा सा जब टेबल अगर हमसे पढ़े होंगे चक्रवृद्धि ब्याज वाला, तो किसी भी सवाल को आप चक्रवृद्धि ब्याज के टेबल से लगा सकते हैं, आराम से एकदम लग जाता है। ये पहले हमको 16 को 2 से भाग करना है तो 8% रेट बन जाएगा। टेबल में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 का बनेगा। इसको ठीक करेंगे तो 2/25, एक बार निकालें तो 800, फिर अगले में 800, 800 का 2/25 64। यहाँ 800 मिला है तो 2 बार 800 है तो 2 बार 64 मिल गया। 64 का निकालें तो 5.1, तो इसको छोड़ दिए लगभग। अगले 800 में आएंगे तो हमारे पास 3 800 है, तो 1 800 के लिए 64, तो 3 800 के लिए 3 गो 64। आगे देख रहे हैं 64 के लिए 5 मिलता है, तो 3 गो 64 है तो 3 गो 5 मिलेगा। 5 के लिए नेग्लिजिबल हो गया तो छोड़ दीजिए उसको। आपका ये 3404 रुपया 3604 रुपया। आइए दूसरे सवाल पे ये कह रहा है कि 0.25 ये है, तो ये बहुत आसान सवाल हो गया। तो 0.25 अपान में x है, ये बटा में हो जाता है, बराबर करते हैं, ये 3 बटा कितना हो जाता है? 8 हो गया। तो अगर यहाँ से देखेंगे 3x और ये 25, 8 कितना होता है? 200, तो ये तो 2 ही होगा, तो x का मान कितना आ जाएगा? 2/3। इसको क्या बोलते हैं? 0.66।
तो 0.6 हो जाएगा। ये आ जाएगा ना, 25 में 8 से गुणा करेंगे 200 आएगा, तो 200 मैंने 2 जीरो लगे पॉइंट, तो 2 आ गया, इधर 3 जाएगा तो 2/3 तो 0.66। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। कह रहा है कि यदि एक प्राकृतिक संख्या को 2, 3, 4 से विभाजित किया जाए करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचता है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए। बहुत आसान सवाल है। जब भी ऐसा सवाल पूछे 2, 3, 4 से विभाजित होना है तो आप इसको एलसीएम ले लीजिएगा। तो जब एलसीएम लेंगे 4, 3, 2 का, तो 4 3 कितना आ जाएगा 12, इसका एलसीएम 12 आ गया। लेकिन आपसे बोल रहा है कि प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, तो आप एक इसमें जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। लेकिन हमसे बोल रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या चाहिए, 3 अंक का चाहिए। तो आप 12 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि 3 अंक में चला जाए, तो 12 9 108 होता है, क्योंकि 12 8 96 होता है, तो 96 तो 2 अंक है, 12 9 108 हो गया, तो 108 हो गया। एक शेष भी तो बचना है, 12 9 108, हर हाल में एक शेष बचे, प्रत्येक शेष बचे तो 1 हो गया, तो 108 और 1 9 हो गया, बात खत्म हो गया। अब कॉमन सेंस भी आप लगा के देखेंगे कि भाई 2 से कौन सी ऐसी संख्या है जिसको भाग देने पे एक शेष बच रहा है, तो यहाँ तो एक सबके लिए बच रहा है। 3 से देखिए भाग देके, तो 9 1 10, 3 3 9, 3 6 18, एक ही बच रहा है। यहाँ आप 3 से भाग देंगे तो ये कट ही जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ 3 से भाग देंगे तो तितली के 9, 1 गया है तो 3 5 15, यहाँ 2 बच जा रहा है। यहाँ तितली के 9, 1 है, 3 चौके 12, यहाँ 1 बच रहा है। लेकिन 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 4 5 20, तो 3 बच जाएगा। आप चाहें तो आंसर को सीधे भाग करके देख सकते हैं कि 2 3 4 से भाग करने पे हर हाल में 1 आ रहा है कि नहीं, तो आएगा तो हो जाएगा, नहीं तो लॉसा निकाल लीजिएगा और उसका मल्टीपल ढूंढ लेंगे तो आ जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए। एक बस 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर, मतलब 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर गई है, और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 किलोमीटर, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 किलोमीटर। तो ये हो गया उसका कुल चली गई दूरी। आपसे औसत चाल पूछ रहा है। पूरी यात्रा के दौरान इसकी औसत चाल आपको मीटर पर सेकंड में बताना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो बताइए समय निकालेंगे, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। देखिए औसत चाल होता क्या है, औसत चाल जो होता है वो कुल चली गई दूरी बटा कुल समय होता है। औसत चाल कुल चली गई दूरी बटा कुल समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो औसत चाल कुल चली गई दूरी बटा कुल समय, कुल चली गई दूरी हम लोग निकाल लिया। अब समय का बात है तो समय निकालिए। देखिए 60 किलोमीटर जा रहा है क के हिसाब से 15 से, तो यहाँ आपको कितना मिल जाएगा, 4 घंटा। आगे आप चलेंगे दूसरा वाला समय निकालेंगे, तो ये 100 किलोमीटर जा रहा है किस हिसाब से, 25 से, तो 25 चौके 100 हो गया। फिर एक और समय निकालेंगे, ये जा रहा है कितना, 20 किलोमीटर जा रहा है किस हिसाब से, 5 से, तो 20 को भाग देंगे 5 से, तो ये भी कितना हो गया, 4 घंटा। तो कुल मिला के कितना लगा, 12 घंटा, 12 घंटा लगा। तो 60 और 100 जोड़ेंगे, 160 20 180 हो जाएगा, 180 बटा कितना हो जाएगा, 12। तो 12 15 180 होता है, तो 15 बार गया, लेकिन ये 15 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन हमसे बोला गया है कि आप चाल किस में बताइए, मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से कि 18/5 से, 5/18 से। तो 5 बटा कितना होता है, 18। तो 3 5 15, 3 6 18, तो कितना हो गया, 25/6। 25/6 ही के फॉर्म में आंसर दिया, तो ये आंसर हो गया। ये औसत चाल का एक आसान सा कंसेप्ट था, कुल चली गई दूरी बटा कुल समय से लगाना आपको, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण का आधा भाग 75 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। देखिए समचतुर्भुज होता कैसा है, समचतुर्भुज ऐसा होता है, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का आपको क्लास में कम से कम 4 तरीका बताए हैं। 4 तरीके से आप समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पहला तरीका ये होता है कि ये इसका विकर्ण होता है D1, इसका ये विकर्ण होता है D2। तो पहला तरीका 1/2 गुणे D1 इंटू D2, एक क्षेत्रफल निकालने का तरीका। दूसरा क्षेत्रफल निकालने का तरीका होता है, अगर यहाँ से कोई हाइट गिर गया और यहाँ पे ये हाइट गिर गया, इसका बेस ये होता है, चूँकि समचतुर्भुज का सब भुजा कैसा होता है, बराबर होता है, तो क्षेत्रफल होता है बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया A इंटू H। तो ये भी क्षेत्रफल निकालने का तरीका है। क्षेत्रफल निकालने का एक और तरीका है, आपको बताए होंगे कि यहाँ का अगर एंगल थीटा दिया हुआ है तो 1/2 ए स्क्वायर साइन थीटा, ए स्क्वायर साइन थीटा करेंगे तो ये एक साइड का निकल जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, और उधर का निकालना होगा तो 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका फार्मूला हो जाता है ए स्क्वायर साइन थीटा। एरिया निकालने का एक ये फार्मूला है, एरिया निकालने का एक फार्मूला, एरिया निकालने का एक फार्मूला ये है। अब आपसे जो आपका ज़रूरत है और जो आपके ज़्यादातर जो मैक्सिमम पेपर में आता है वो ये वाला आता है। एसएससी के पेपरों को देंगे तो ये सब भी पूछा जाता है। तो क्षेत्रफल के लिए 1/2 गुणे D1 D2 चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि
विकर्णों का आधा भाग दिया है, इसका मतलब ये आधा है। आधा माने 75 आधा है, तो 75 जब आधा है तो पूरा कितना होगा 150। पूरा कितना होगा 150। 75 जब आधा है तो पूरा कितना होगा 150। 90 जब आधा है तो पूरा कितना होगा 180। अब बताइए क्षेत्रफल क्या होता है समचतुर्भुज का, 1/2 गुणे d1 इंटू d2, विकर्णों का गुणा कर देंगे। अब यहाँ से गुणा कर लीजिएगा, 2 से करेंगे तो ये 90 हो जाएगा, 15 9 135 हो गया, और 135 पे कितना जीरो आएगा, 2 जीरो, 2 जीरो है तो 135 पे 2 जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर। समचतुर्भुज के बारे में हमने इतना आपको बताया, ये याद रखिएगा। अगर इसका परिमाप आप जानते होंगे, परिमाप क्या होता है, परिमाप आपका होता है 4a, इसका परिमाप होता है 4a। अगर एक और रिलेशन देखेंगे तो आपको ये पता होगा 4a स्क्वायर बराबर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर होता है, लेकिन इसका कोई ज़रूरत नहीं होता है। जब हम इसको क्लास में आपको बताते हैं तो बताते हैं कि पाइथागोरस ही लगा लेंगे, क्योंकि इसकी खास बात ये होती है कि ये 90 डिग्री पे यहाँ कट करता है। जब 90 डिग्री पे कट करेगा तो हम पाइथागोरस लगा के यहाँ से निकाल लेते हैं, वो बाद का बात है। फिलहाल आप याद रखिएगा 3 फार्मूले, जिसमें से सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, 1/2 गुणे d1 इंटू d2। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, 8 के बाद 9 नंबर। अगर एक चोर 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करता है, 10 सेकंड दौड़ने के बाद एक पुलिस कर्मी उसी दिशा में 14.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोर को पकड़ने के लिए दौड़ता है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में कितना समय लगा। आसान सा बात है, देखिए यहाँ से एक चोर था पहले यहीं पे, 12 मीटर पर सेकंड से वो दौड़ रहा था, लेकिन ये 12 मीटर पर सेकंड से दौड़ा है 10 सेकंड। तो दूरी क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चोर ने दूरी ये बना लिया कितने का, 120 मीटर का। तो चोर अब दौड़ के आ चुका है कहाँ पे, यहाँ पे। 12 मीटर पर सेकंड से चोर दौड़ के यहाँ आ गया, 10 सेकंड तक दौड़ा है, तो चाल गुणे समय, चाल गुणे समय क्या होता है, दूरी आ गया। अब पुलिस यहाँ से दौड़ना शुरू करेगा, ये दौड़ रहा है 14.5 से, तो ठीक है दौड़ा दीजिए इसको 14.5 से। तो 14.5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है। अब देख रहे हैं ना, दोनों इधर ही दौड़ रहे हैं। तो बताए थे आपको कि जब दोनों इधर दौड़ेंगे तो ये रिलेटिव स्पीड होता है, तो रिलेटिव स्पीड में दोनों का इधर होगा, तो ये रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, घटता है। जब इधर से रिलेटिव स्पीड होता है तो क्या होता है, जुटता है, और इधर वाला क्या होता है, घटता है। तो देखिए ये घटेगा 14.5, तो हमारे पास समय पूछ रहा है कि कितना समय में पकड़ लेगा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी हमको 120 पता चल गया, और इस 14.5 में से 12 जाएगा, तो 14.5 में से 12 जाएगा तो 2.5 बचेगा, 2.5 बचेगा। अब 2.5 को क्या बोलते हैं, 2.5 को बोलते हैं 5/2 बोलते हैं, 2.5 को क्या बोलते हैं 5/2। तो 2 ऊपर चला गया। अब यहाँ से अब इसको कटाएंगे तो ये 24 होगा, 24 दूनी 48 सेकंड आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको फास्ट करना है, फास्ट करेंगे तो ही सीख पाएंगे, पेपर निकाल पाएंगे, धीरे करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार है, एक व्यक्ति 40% मत मिला और 50 मतों से चुनाव हार गया, या मानते हुए कि चुनाव में कोई अमान्य मत नहीं थे तो कुल मत बताए। आपको बहुत पहले बताए थे कि देखिए हार जीत हमेशा जो होता है वो मतों के अंतर से होता है। ये 50 मत चुनाव हार गया, इसका मतलब ये हुआ कि 40% अगर हारने वाला पाया है, अगर हारने वाला 40% पाया है तो जीतने वाला कितना पाया होता है, कुल वोट कितना होता है 100 होता है। तो 100 में से 40 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100 में से 40 जाएगा तो कितना होगा 60। तो जीतने वाला 60 वोट पाएगा तो हारने वाला 40 पाएगा। बताइए यहाँ कितने से हार गया, यहाँ 20 से हार गया, लेकिन ये तो बोल रहा है कि 20 से नहीं हारा है। अगर ये 60%, ये 40%, 20% का डिफरेंस है, ये डिफरेंस कितने का है 50 का। तो 20% का मान 50 है, तो 1% का मान निकालेंगे तो 50 बटा कितना आएगा 20, तो ये कट गया है। अब हमसे 100% का मान बताना है, कितना आएगा, तो 5/2 गुणे क्या करना पड़ेगा 100, इसको कटाएंगे तो कवर में कट जाएगा 50 बार, 50 बचे कितना होता है 250। तो 250 आपका क्या है आंसर। ठीक है, देखिए जो भी अगर जीतने वाला अगर 40 पा लेता है तो हारने वाला ऑटोमेटिक 60 पा लेगा, जब चुनाव रद्द नहीं हुआ है। तो रद्द होने वाले भी सवाल कर रहे हैं, चुनाव के टोटल अभी लेटेस्ट 3 वाले सवाल आ रहे हैं, तो आपको उतना बड़ा लेवल का नहीं देगा, छोटा ही लेवल का देगा, ये आराम से कर लेंगे। आइए 11 नंबर सवाल पे कह रहा है कि किसी एक दिवसीय मैच में एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत स्कोर जो है वो 32 है। 11 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 32 है, इसका मतलब 11 का आप योग निकालेंगे, 11 का योग निकालेंगे तो क्या बताए थे, योग बराबर क्या होता है औसत गुणे संख्या। तो औसत हमारा कितना है 32 है, कितने खिलाड़ी का 11 का। तो 11 दूनी 22 का 2, फिर 2 लगाए, 11 × 33 और 2 कितना हो गया 35। तो कुल मिला के वो 352 रन बना है। योग 11 खिलाड़ियों का है 352। ठीक है, और 10 खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रन जो है वो 11 है, एक के द्वारा 51 है, फिर एक के द्वारा 2 है, फिर एक के द्वारा 96 है, फिर एक के द्वारा 21 है,
फिर अगला एक बना दिया 33, फिर एक 0 बना दिया, फिर एक 32 बना दिया, फिर एक 9 बना दिया, फिर एक 14 बना दिया। इसी को आपको जोड़ना था और कुछ नहीं करना था। तो जोड़ देंगे तो 10 का जोड़ निकल जाएगा। 10 में से खिलाड़ी बनाए हैं ये, तो ये 2 2 4 और 4 6 10, 1 11, 11 3 14, 14 और 2, 14 और 2 हो गया 16, और 16 4 20, 20 9 29, फिर कितना लगा है 2, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 8 और 9 17, 17 और 2 19, एक 20 2 22 और 22 3 25 और 1 26। तो ये कुल मिला के 259 रन बनाए थे। और 11 लोगों का जोड़ कितना हमारे पास 352, और 10 लोगों का जोड़ कितना है 359, 259। तो हम इसमें से घटा देंगे तो 11वां का पता चल जाएगा। 12 में से 9 गया 3, 14 में से 6 गया 8, तो जो बनाया था वो 83 रन बनाया था। तो आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको 60 में आप जोड़ सकते हैं, इतना बड़ा जोड़ने की क्या जरूरत है, ऊपर ऊपर जोड़ लेते हैं, लेकिन हम आपको डिटेल में समझा दिए हैं। कर जब आशीष एक निश्चित कार्य पूरा करता है तो उसे 70 रुपये का कुल वेतन मिलता है। आशीष को जो वेतन मिलता है वो 70 रुपये का मिलता है। जब कनिका समान कार्य पूरा करती है तो उसे 165 रुपया मिलता है। कनिका जो पूरा करती है उसको 165 रुपया मिलता है। आशीष और कनिका का दैनिक मजदूरी जो है 3.5 रुपया, मतलब एक दिन में ये 3.5 रुपया कमा रहा है। इसका मतलब 70 रुपया कमाने में क दिन लगा होगा, तो 70 रुपया कमाने में क दिन लगा होगा, तो 70 को हम भाग देंगे किससे 3.5 से। तो 3.5 माने क्या होता है, 3.5 माने होता है 7/2। तो ये 2 से 2, 7 से 7 कट गया, मतलब क दिन हो गया 20 दिन। इसका ये मतलब हुआ कि एक किसी काम को कितने दिन में कर सकता है 20 दिन में। देखिए इनकी दैनिक मजदूरी है 3.5 रुपया, 3.5 रुपया रोज कमा रहे हैं और 70 रुपया कमा रहे हैं। तो 70 रुपया कमाने में उनको कब लगा होगा 20 दिन लगा होगा ना, तो 20 दिन कर लिया। अब कनिका का दिया हुआ आपको, कनिका कह रहा है कि इसका वेतन 5.5 रुपया, तो आप 165 को क से भाग दे दीजिए 5.5 से। 5.5 को क्या बोलते हैं 11 का आधा है ये, तो 11 का आधा है तो ये 165 लिखेंगे, 11 का आधा है तो 11 का आधा ये हो गया। 11 एक कम में 11, और यहाँ से गया है 5, तो 11 5 55, तो 15 दूनी 30। तो कनिका उस काम को क दिन में कर सकती है 30 दिन में। तो ये अब आपको दिन में कन्वर्ट कर दिया हमने कि आशीष उस काम को क दिन में करता है 20 दिन में, कनिका उस काम को करती है 30 दिन में। अब दोनों का आप एलसीएम ले लेंगे तो ये हो गया 20 और ये हो गया 30। तो आशीष और कनिका का हो गया ये, तो ये आप एलसीएम लेंगे तो 60 आ गया, 20 तियां 60 और 30 दूनी 60। अगर दोनों मिल के काम करेंगे तो 3 और 2 कितना हो गया 5, 12 दिन में निपटा देंगे। दोनों मिल के काम को 12 दिन में निपटा देंगे, लेकिन सवाल तो ये नहीं है। सवाल करे यदि दोनों इसे एक साथ करें तो कार्य की लागत क्या आएगी। अब देखिए दोनों एक साथ करेंगे तो इसको एक दिन का मिलेगा 3.5 रुपया, इसको एक दिन का मिलेगा 3.5 रुपया, और इसको एक दिन का मिलेगा 5.5 रुपया। तो दोनों मिल के क दिन किए हैं 12 दिन, तो 5.5 और आधा 6 3 9, तो 9 रुपया ये हो गया। ये टोटल जोड़ के देखेंगे 9 रुपया, तो रोज का 9 रुपया उनको मिलता है, और ऐसा वो 12 दिन किए हैं तो 12 9 कितना हो गया 108। तो 108 हो गया, दोनों का गुणा कर देना आपस में, 12 9 108। ठीक है, आइए। अरे एक दुकानदार 10 पंखे खरीदता और 10 पंखों के क्रय मूल्य पर 8 पंखे बेच देता है। मतलब 10 का क्रय मूल्य पर 8 पंखे बेच देता है। मतलब ये हुआ कि 10 का क्रय मूल्य 8 के विक्रय मूल्य के बराबर है, यही बात हुआ। तो अब आपको ऐसे लिख लेना है क्रय, और बटा में क्या लिख लेना है विक्रय। जब क्रय बटा विक्रय लिखेंगे तो ऊपर ये 8, ये क्रय यही है, विक्रय इधर से आ रहा है तो 8 यहीं रुका हुआ है, 10 इधर से जा रहा है, 10 हो गया। कटा देंगे इसको, 2 चौके 8 और 2 पचे 10। तो खरीदा था ये 4 रुपये का, बेच दिया 5 रुपये का, फायदा हो गया 1 रुपया का। फायदा हमेशा किस पे होता है क्रय पे, विक्रय पे नहीं होता है। इंटू कितना हो गया 100, तो कितना परसेंट आ गया 25%। तो आंसर आपका हो गया 25%। यहाँ फिर से एक बार सुन के ध्यान से देख लीजिए, 10 पंखों का क्रय मूल्य 8 पंखों के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय 8 पंखे बेच देता है, 10 पंख, तो इसका मतलब ये होगा कि 10 का विक्रय 8, 10 का क्रय 8 के विक्रय के बराबर है। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 14 नंबर पे। कर एक कस्बे में 5500 लोग हैं, एक चुनाव में मतदान कर सकते हैं यदि पुरुष मतदाताओं की संख्या 11% बढ़ी है। देखिए पुरुष का इंडिविजुअली बढ़ गया है। अब उस 5500 में ना पुरुष का पता है ना महिला का पता है, लेकिन जितने भी पुरुष हैं उनके में 11% बढ़ा है। और मतदाताओं की संख्या, और 20% की वृद्धि होती है किसमें, महिला मतदाताओं की संख्या में कितना वृद्धि होती है 20% की। और तो मतदाताओं की संख्या इतना हो जाती है, इसका मतलब ओवरऑल कितना बढ़ गया ये पता करना। कस्बे में क्रमशः पुरुष और महिलाओं की मतदाताओं की प्रारंभिक संख्या, इसको हम आपको 3 तरीके से लगाना सिखाते हैं। एक तो एक्स मान के, जिससे कभी लगाना नहीं है। 2 एलिगेशन के 2 मेथड बताते हैं। एक तो आप देख लीजिए कितना
कितना परसेंट बढ़ा है, और नहीं तो इंडिविजुअल परसेंटेज निकालिए। दो तरीके बताते हैं, तो हम निकाल के दिखा रहे हैं आपको। 5500 से ये कितना हो गया बढ़ के 6330 हो गया, किससे बढ़ के 5500 से। तो देखिए तो वृद्धि कितने का हुआ है, तो वृद्धि हुआ है 13 में से 5 गया 8, 830 का वृद्धि हुआ है। ये 830 का वृद्धि किस पे हुआ है, 830 का वृद्धि किस पे हुआ है, 5500 पे। तो 5500 पे वृद्धि हुआ है, इंटू कितना कर देना है 100। तो ये रेट एक बीच का निकल जाएगा। बीच का रेट क्यों निकल जाएगा कि पहले हमारी जनसंख्या 5500 थी, अभी कितनी हो गई है 6330 हो गई है। तो बढ़ी कितनी 830, किससे बढ़ी 5500 से तो बढ़ी, इससे थोड़ी ना बढ़ी, ये तो बढ़ के आई है तो 5500 से बढ़ी। तो ये दोनों को कटा देंगे और इसके बाद यहाँ भाग दे देंगे 5 से। तो 5 से ये 11 बार में हो गया, 5 एकम में 5 और 5 छके 30 और 5 छके 30, 166/11% आ गया। तो ये बीच में आ जाएगा। तो देखिए अगर पुरुष मतदाताओं को देखेंगे, मेल को देखेंगे तो ये 11% बढ़े हैं, अगर फीमेल को देखेंगे तो ये बढ़ी है 20%, और ओवरऑल देख रहे हैं तो कितना है 166/11। अब आपको बताएं कि इनका डिफरेंस निकाल के यहाँ रख देना, इनका डिफरेंस निकाल के यहाँ रख देना। हम डिफरेंस देखिए ऐसे निकालेंगे, 11 11 121 हो गया, तो 121 इसमें से घटाएंगे ना, तो 6 में से 1 गया तो ये 5 हो जाएगा, 121 है तो 6 में से 2 गया तो ये 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45। आपको नहीं आएगा समझ में तो आप ऐसे घटा लीजिएगा, डिफरेंस निकालना हम लोग का ना। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 11 11 121 होगा, 121 माइनस 166, तो हमको तो डिफरेंस ना निकालना होता है, तो ये 45 हो गया। बटा में 11 आएगा उसका कोई मतलब नहीं है। इधर करेंगे तो 11 दूनी 22, 220 आ जाएगा, तो 220 में 11 दूनी 22, 220 आ जाएगा, और इधर से आपको 166 घटाना है, तो 166 घटाएंगे, 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 11 में से 6 गया 5, तो 54 हो जाएगा। तो 54 बटा फिर से 11 हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया 9 5 45 और 9 6 54, 6:5 में उनकी संख्या थी, और 6:5, तो 6 5 जोड़ के कितना होगा 11, क्योंकि जनसंख्या जुटी हुई है महिला पुरुष का, तो वो कितना है 55। तो 11 का मान कितना है 55 पर 20, तो 1 का मान निकालेंगे तो 500 आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है, प्रारंभ में पुरुष और महिलाओं मतदाताओं की प्रारंभिक संख्या अलग अलग, तो 1 का मान 500 आ गया, तो 6 का मान कितना होता है 3300, तो ये हो गया आपका 3000। अब 5 का मान निकालेंगे तो कितना हो गया 2500, तो ये हो गया एक तरीका। ये एक तरीका है इसको लगाने का, जो कि आपको यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा कि यहाँ पे कैसे बता रहे हैं, और नहीं तो एक और तरीके से इसको बता दे रहे हैं। देखिए एक और तरीके से बता रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए, रेट वेट निकालना। रेट निकाल के भी आप कर सकते हैं, वीडियो को पीछे करके आप देख लीजिएगा, अगर ऐसे सीखना होगा तो हम इसको मिटा रहे हैं। 3000 और 2500 हम लोग का आंसर आ गया। एक और तरीका आपको आसान बता दें, ठीक है, 3025 हम लोग का आंसर आ चुका है, लेकिन फिर से एक आपको तरीका और बता रहे हैं। देखिए आप क्या करेंगे, पहले 5500 का 11% निकाल लेंगे, 5500 का 11%, क्योंकि मेल में वृद्धि इतनी तो हुई है, तो 11 पचे 55 का यहाँ पे लिख लेते हैं, 11 पचे 55 का 5, फिर लगाएगा 5, 11 पचे 55 और 5 60। तो अगर मेल को देखा जाए तो वो 605 बढ़े हैं। अच्छा फीमेल को देख लीजिए कितनी बढ़ी है, तो 5500 का कितनी बढ़ गई है 20%, तो 5500 का 20% निकालेंगे तो 2 से दोनों ये दोनों कट गया, 55 दूनी 110 होता है, तो ये 1100 बढ़ गए। लेकिन ओवरऑल जो हम लोग देखे थे 5500 से 630 होने में, तो 6330 होने में 5500 से देखे थे, तो ये आपका 0 हो गया, ये 3 हो गया, 13 में से 5 गया 8, 830 बढ़े थे, तो आप 830 यहाँ लिख लीजिए। अब डिफरेंस आप निकाल लीजिए यहाँ से, तो यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे तो 95 का इधर आएगा और 30 का इधर आएगा। 95 830 में से आपको ये घटा लेना है, 830 में से 605 घटा लेना है, तो 10 में से 5 गया 5, और ये हो गया 2, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 2, 8 में से 6 गया 2, तो ये हो गया 225। अगर इधर घटाएंगे 1100 में से 830, तो 830 है इधर, तो 70 जोड़ेंगे 170, और ये तो ये हो गया आपका 270। अब आप इसको कटा लीजिए, 9 से कटा लीजिए, 9 3 27, 9 3 27, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, फिर कटाइए 6:5, देखिए वहीं आ गया 6:5। अब ये 6:5 में संख्या है, मतलब मेल कितने हैं 6 और फीमेल कितनी है 5, तो 6 5 जोड़ के कितना हो गया 11, 11 का मान कितना हो गया 5500, तो 1 का मान अभी बताए थे 500, तो इस तरह आप 6 का मान निकाल सकते हैं 3000, और इसका 5 का मान कितना हो जाएगा 2500। तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे, अलग अलग आप प्रतिशत निकाल के लगा सकते हैं, और चाहे तो एक साथ लगा सकते हैं, जैसे मन करे, ठीक है। आप देख लीजिएगा दोनों को, चाहे तो वीडियो पीछे करके उसको समझ लीजिएगा, चाहे इसको समझ लीजिएगा, दोनों सेम ही है।
ठीक है। एक गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। इस गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके आयतन के संख्यात्मक मान का कितना होगा। तो गोले का सारा बात आपको बता दिया है। गोले का त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो बताइए पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल गोला का बात हो रहा है तो ये होता है 4πr²। अगर आयतन का बात करेंगे गोले का तो इसका आयतन होता है 4/3πr³। अब आपको r का मान दे दिया है तो आप r निकाल लीजिए। तो हम r 4πr² निकाल रहे हैं। 4πr² किसका मान निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल का। वो भी कैसा क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो 4πr², तो 4π का मान होता है 22/7 और r का मान कितना होता है, r का मान दिया हुआ है 6 × 6, यही दिया है ना, त्रिज्या ही तो है। ठीक है, 6 × 6 दिया है। आप एक काम करिए, इस पाई को बदलिए मत, इसी तरह लिख के छोड़ दीजिए, आगे कटा देंगे हम इसको। देखिएगा 4π और ये कितना हो गया 36, 6 4 के 36 हो गया, 6 6 2 बार था तो ठीक है भाई। 4πr², तो ये 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये 6 6 36 हो जाएगा। 36 में 4 से करेंगे तो 36 दूनी 72 दूनी 144, 144 पाई हो गया। अगर आप आयतन का बात करेंगे तो अब आयतन निकाल लीजिए। आयतन कितना होता है, 4/3। पाई ऐसे रहने देते हैं, r² नहीं होता है, इस बार r³ होता है। तो r³ करेंगे तो ये देखिए 3 दूनी 6 और ये देखिए 4 दूनी 8, 6 4 के 36, 36 दूनी 72, 72 का 72 में 4 से करेंगे तो 4 दूनी 72 में 6 4 के 36 दूनी 72 में 4 से करना है, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। तो ये हो गया आपका इतना पाई। अब सवाल क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सवाल आपका है कि संख्यात्मक मान इसके आयतन के संख्यात्मक मान का कितना %। बोले थे आपको कि का कितना जिसके आगे लगा रहेगा वो रहेगा नीचे। तो किसके आगे लगा है, आयतन के संख्यात्मक मान का। तो आयतन रहेगा नीचे और ऊपर कौन रहेगा, ऊपर कौन रहेगा, ये गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। कम ज़्यादा का बात नहीं कर रहा, तो ये हो गया 144 पाई और गुणे क्या करना होता है 100। तो देखिए पाई से पाई कट गया, 144 दूनी होता है 100/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50%। तो ये आपका आंसर हो गया। ये निकालने के बाद ये लाइन ध्यान से समझिएगा, ठीक है। लिख रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके आयतन के संख्यात्मक मान का कितना होगा, आयतन के संख्यात्मक मान का। तो आयतन के पूछ रहे हैं तो आयतन नीचे रहेगा और ये ऊपर रहेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे 2 बरस में 8 से 1/3% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर से दे 1200 रुपये के ऋण का वार्षिक भुगतान। फिर देख लीजिए 1200 रुपये का ऋण है और ये वाला आपका किस्त है और 2 बरस का है। तो अभी तो पहला या दूसरा सवाल आपको कराए थे। 8 से 1/3 ये है, तो 8 से 1/3% को आप सीधा करेंगे तो 8 3 के 24 और 1 25। अब 25/3 इंटू कितना करना है 100, तो 25 चौके 100, 1 बटा कितना हो गया 12। इसका मतलब ये हुआ कि 12 रुपया अगर आप किसी से उधार लेंगे तो आपको एक बढ़ा के देना पड़ेगा कितना 13। 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, 13 का हो गया 169। क्योंकि किस्त बराबर देना होता है तो इन दोनों को बराबर करना होता है। तो 13 से यहाँ करेंगे, 13 से यहाँ, 13 12 करेंगे तो 144 156 हो जाता है। 12 का 144 और 12, 144 12 156, इनको आपको जोड़ना रहता है ना। 144 और ये 156 जोड़ेंगे तो 10 6 4 10 का 0, 5 4 9 1 10 का 0, ये 200 हो गया। अगर 200 का आप ऋण लेते हैं, 200 का किसी से ऋण लेते हैं तो एक किस्त कितने की देनी होगी, 149 की किस्त बनेगी। अब सवाल में आपको ऋण दिया है कि धन दिया है, 200 का ऋण लेंगे तो किस्त कितने की बनेगी। ये जोड़ना नहीं है इधर वाला, ध्यान रखना, इधर वाला जोड़ना है, इधर वाला जोड़ना नहीं है। लेकिन हमको 1200 रुपये है तो देखिए 200 का मान फिर कितना दिया है 1200, तो 1 का मान निकालेंगे, 0 से 0 कटेगा 6 आ गया। जब 1 का मान 6 आ गया तो 169 का मान बता देना। तो 6 9 54 का 4 किनारे होना चाहिए। 6 9 54 का 4 कहाँ पे गड़बड़ कर दिया, 2 6 के 1200, 0 से 0 कट गया, 1 यूनिट का मान 6 हो गया और 13 का 169 ही तो होता है। 8 3 24 1 25/3, 25/3 4 3 12, 12 का 13, ठीक तो 169 हो गया। तो ये 9 हो गया 6, 6 9 54 का 4, फिर आपके पास कितना लगा 5 और 6 9 54 का 4 5, 6 4 का 36 और 36 4 40 1 41, फिर लगाया 4, 6 का 6 6 10, तो ये हो गया 1014। ये कहाँ गलती हो रहा है भैया। 2 बरस में 8 सही 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दे 1200 रुपये का ऋण का वार्षिक भुगतान कितना होगा। ये कहीं गलती कर रहे हैं हम, इतना ज़्यादा कैसे आ रहा है, ये कहाँ गलती किए हैं। 12 का 13, 8 सही 1/3 ही ना है, तो 8 3 के 24 1 25/3 और ये 100 है, तो 25 चौके 100, तो 12 का 13 हो ही गया। तो 12 का 13, 12 का 144,
13 का 169, ठीक है। 144 69 जोड़ेंगे तो 2 छक्का 6 आ गया, तो 600 कुछ आना चाहिए, 36 36 900। ये कहीं गलती हो रहा भैया। 169, 13 का 12 का 1, 12 का स्क्वायर, 12 13 का स्क्वायर 169, 1200। रेट हमारा कितना है, 8 सही 1 बटा 8 3 है, तो इसका मतलब होता है 8 सही 1 बटा 3%। तो 8 तरीके 24 बटा 3 इंटू कितना हो गया 100, 25 चौके 100, 4 तियाँ 12। तो अगर 12 रुपया लेंगे तो एक बढ़ा के देंगे, तो 12 लेंगे तो बढ़ा के देंगे 13। 12 का स्क्वायर 144, और यहाँ पे 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। इधर आपको 13 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ भी 13 से गुणा करना पड़ेगा। तो 13 दाम में 130 है, 13 दूनी 32, 130 और 32 13 दाम में 130 और 13 दूनी 26, तो 6 5 ठीक तो लिखे हैं 156 आ गया। अब आप 156 144 जोड़ेंगे तो 6 4 10 का 0 0 और 1 1 2, 200 रुपये का अगर ऋण होगा तो किस्त कितने का होगा, 200 रुपये का अगर ऋण होगा तो किस्त होगा 159 का किस्त होगा। फिर गलती कहाँ हो रहा है, तो 200 का हो गया ये 1200, तो 1 का मान निकालेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 6 आ जाएगा, तो इसका मान निकालेंगे, ये आएगा 169 गुणे 6, तो 6 9 54 का 4 5 लगाए, 6 6 का 36, 4 40 41, 4 लगाए 6 4 10, तो 1014 रुपया हो जाएगा। 12 का 13, 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, ठीक तो है ना। 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, ये हो गया 1200, तो 1200 का किस्त ही 1014 का बन जा रहा है। इसका मतलब कहीं गड़बड़ आ रहा है, कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। 12 का स्क्वायर हो गया 13 का स्क्वायर, तो 169 ही तो होता है। 8 सही 1 बटा 12 का लेंगे तो 13 देंगे, 12 का 144। ये हम लगा रहे हैं, कहीं गलती कर रहे हैं, ये गलती हो रहा है। आंसर इसका यहाँ पे जो किस्त है 8% है, बहुत ज़्यादा है नहीं। अब 1200 के उधर आधा के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, तो इसका आंसर कहीं 8 600 में से होना चाहिए, 600 या 800 में से, इतना ज़्यादा तो होगा नहीं। ये 1014 आ रहा है, पता नहीं कहाँ गलती कर रहे हैं हम। 8 तरीके 8 चौके 24 और 1 25, 25 बटा 3, और ये 100 होता ही है, 25 चौके 100, तो 1 बटा 12, तो 12 लेंगे तो 13 देंगे, 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, ठीक तो है। कहीं गुणा उणा हमको तो गलती नहीं लग रहा है। आप लोग देख लीजिएगा कहाँ गलती कर रहे हैं, या तो कमेंट करके आप बताइएगा कि गलती कहाँ कर रहे हैं। कहीं गलती हो रहा है, पता नहीं, दिमाग में आ नहीं रहा है। चलिए उसको छोड़िए, अब आगे चलते हैं। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को 4.5% की छूट दी जाती है। एक लड़की ने 191 रुपये में वस्तु खरीदी, तो छूट दी जाती है। तो मान लीजिए कि वस्तु पे 100 रुपया लिखा था, उस पर 4.5 का छूट दे दिया, तो 4.5 का छूट दिया तो बचा कितना आपका 5 हो गया, और ये 95 हो गया, 95.5 हो गया। 4.5 का दिया तो ये इतना का छूट देने के बाद ये जो बच रहा है पैसा, वो खरीद लिया कितने में, 191 में। तो आपको x का मान निकाल देना था, तो 191 इंटू 100 और बटा में कितना हो गया 95.5। आप इसका डबल करके देखेंगे तो 90 दूनी होता है, और 90 दूनी 180, 5.5 दूनी 11, तो ये इससे 2 बार में आराम से कट जाएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 200, अंकित मूल्य कितना है 200। पिछले सवाल को आप लोग देख लीजिएगा, कहीं गलती कर रहे हैं, वो समझ में आ नहीं रहा कहाँ गलती कर रहे हैं। अगर गलती नहीं हो रहा होगा तो कुछ मिस्टेक है, पता नहीं क्या है। 18 नंबर देखेंगे, 20 चूड़ियाँ खरीदने पर रिया 5 चूड़ियाँ मुफ्त मिलता है, तो रिया को मिलने वाले छूट प्रतिशत बताइए। तो देखिए कब भी ऐसा आएगा तो आपको फ्री वाला ऊपर लिख लेना है, अब बटा में कुल लिखना है और गुणे 100 करना है। फ्री ऊपर लिखना है, बटा में कुल और गुणे 100 करना है, तो यहीं आपको प्रतिशत छूट मिलेगा, इतना ही मिलता है। तो देखिए फ्री कितना मिला इसको, 5 चूड़ी मिला है फ्री। कुल कितना मिला है, 20 चूड़ी नहीं मिला है, 5 फ्री मिला है ना, तो 20 और 5 25 मिला है। अब गुणे कितना करना है 100, तो 5 से करेंगे तो 5 और 5 दूनी 10, तो 20% इसका आंसर होगा।
तो 20% आंसर होगा। ठीक है, कुल में 20 और 5 25 रहेगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर का 25 वस्तुएं 86 25 में खरीदी जाती हैं और बेच दी जाती हैं 12,675 में। तो 12,675 में बेच दी जाती है, तो फायदा तो खतरनाक हो रहा है। तो फायदा देखिए कितना हो रहा है, 86 2 25 हो रहा है, तो ये 0 हो गया, 7 में से 2 गया, ये 5 हो गया, 7 में से 2 गया 5, 6 में से 6 गया 0, अब 12 में से 8 गया 4, तो लगभग 4050 का फायदा हो रहा है। तो कह रहा प्रति वस्तु लगभग लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रति वस्तु लाभ आपको ज्ञात करना है, चाहे प्रति वस्तु निकालिए चाहे पूरे पे निकालिए, एक ही आता है, कल भी ये बात समझाए थे। तो आपको लाभ निकाल लेना है। तो देखिए लाभ हमको हो गया 4050, और लाभ किस पे हो गया हम लोगों को, क्रय पे ही तो होता है ना, इतने में खरीदी गई थी। तो ये 86 और ये कितना हो गया 25, और गुणे कितना हो गया 100। आप देखेंगे अंदाज से तो ये लगभग 40 का डबल ही 80 होता है। तो अगर ये 1/2 होता तो 50% आता, तो 50 से थोड़ा कम आ जाएगा, तो आंसर इसका 47% आ जाएगा। कटा के आप देखिएगा 47% के आसपास कुछ आ रहा होगा, तो ये 47% आ जाएगा, नहीं तो पूरा 47 आ जाएगा। क्योंकि हम कैसे कर दिए, 40 का डबल 80 होता, 50 का डबल 100, 8100 आ ही रहा है। तो अगर ये 80 होता है तो 50 आता, 80 से ज़्यादा है तो ये थोड़ा वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि जब नीचे वैल्यू ज़्यादा होती है तो रिजल्ट कम आता है। तो ये 45 47 कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, करक यदि a बराबर 2b/3, a बराबर जो है वो कितना है 2b/3, और तब इसको ठीक कर लीजिए, तो a/b निकाल लीजिए, a/b निकालेंगे तो ये कितना होगा 2:3। आगे बोल रहा है कि b बराबर जो होता है वो 3c/5 होता है, तो इसको भी ठीक कर लीजिए, b/c करेंगे तो ये हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। देखिए 3/5 हो जाएगा। अब यहाँ से देख रहे हैं तो a का मान 2 है, b का मान 3 है, यहाँ भी b का मान 3 है, c का मान 1 है। तो अब ऐसे करेंगे ना तो फालतू में देर लगेगा। जब यहीं सेम हो जाता है यहाँ पे 3 3, तो इसका रिजल्ट आ जाता है 2 3 5। अब गुणा करके देखेंगे ना कटा के तो वहीं आएगा, 2 3 6 हो गया, तितली के 9 हो गया, 3 5 15 हो गया, इसको कटाएंगे तो फिर आ जाएगा ये। तो कभी भी आपको b का वैल्यू यहाँ भी वहीं दिख जाए, यहाँ भी वहीं दिख जाए, तो a बराबर 2 हो गया, c बराबर 5, और दोनों में ये दिख ही रहता है, तो 2 3 5 आंसर कर दिया जाता है। तो 2 3 5 आंसर हो जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आपका पूरा एक सेट कंप्लीट हो गया है, ये वाला एक सेट कंप्लीट हो गया। अब अगला वाला सेट हम लोग देखेंगे, 20 हो गया। आगे आइए, दूसरा कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस धातु के बेलन को पिघलाकर, क्या बोले थे कि पिघलाने का जैसे ही नाम लेगा तो आयतन बराबर होगा। तो हम बेलन का इधर आयतन लिखेंगे, पिघला के क्या बनाया जा रहा है, ठोस गोला बनाया जा रहा है। तो गोला और बेलन का आयतन दोनों तरफ पहले लिखिए। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³ हो गया। तो गोला और बेलन का आयतन हम बराबर कर लेंगे, अभी बराबर नहीं करेंगे क्योंकि पिघला के इसमें से उसमें ढाला जाता है तो बराबर ही होता है, एक तरह से पिघल के ढलाएगा ना दूसरे में तो बराबर हो जाएगा। देखिए 12 सेंटीमीटर ऊंचाई है और 6 सेंटीमीटर यहाँ व्यास है। व्यास 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा 3। पाई से पहले पाई तो कटा ही दीजिए, व्यास तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और एच आपके पास कितना है 12, और 1/3। अब ये बोल रहा है कि पिघलाए जा रहे हैं प्रत्येक गोले, तो ये बोल रहा है ना कि संख्या बताइए, तो हमको नहीं पता है, तो आप n संख्या मान लीजिएगा, जैसे बताए थे 4/3। और r का मान यहाँ पे बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर व्यास का, ये भी 6 ही सेंटीमीटर व्यास का है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या होगा। ये क बार होगा, 3 बार होगा। तो देखिए 3 बार यहाँ है, यहाँ पे 3 बार है। अब यहाँ से एक बार ये खत्म कर दीजिए, एक बार ये खत्म होगा तो 2 बार बचेगा, वो 2 बार इससे खत्म हो जाएगा, और 4 से इधर कटा देंगे तो n की जो वैल्यू आ जाएगी वो 4 3 12 आ जाएगी, तो 3 आंसर आ जाएगा इसका। ये कटाने पिटाने आ जाएगा, आपको कटा लीजिएगा तो ये आएगा। चलिए 2 नंबर कह रहा है 10 रुपये 10 प्रति लीटर का मिश्रण प्राप्त करने के लिए पानी और रुपये 15 लीटर प्रति के दूध का क्या अनुपात होना चाहिए। पानी निःशुल्क उपलब्ध है, कहीं से भी आपको नाली में से गड्ढा में से कहीं से मिला देना, ठीक है, पानी फ्री में है। 10 रुपये प्रति लीटर मिश्रण प्राप्त करना मतलब एलिगेशन लगाना, मिक्सचर 10 रुपया है,
शुद्ध दूध जो है, दूध का बात करेंगे तो वो 15 रुपया है। अब पानी का रुपया है, पानी है आपका 0 रुपया। तो ये मिक्सचर जो तैयार हो जाएगा वो 10 रुपये का कैसे तैयार होगा? इसमें अंतर कितने का है? 10 का। इसमें अंतर कितने का है? 5 का। तो आप देखेंगे तो ये 2:1 का बनेगा। तो 2 लीटर दूध में 1 लीटर पानी डाल देंगे तो काम हो जाएगा। तो 2 लीटर दूध में 1 लीटर पानी डाल देंगे, किसका अनुपात पूछ रहा है? 10 मिश्रण प्राप्त करने के लिए पानी और दूध का, तब पानी और दूध का, तब पानी इधर है, पानी से दूध का निकालेंगे तो 1:2 होगा, और वो आंसर यहाँ पे है, पानी से दूध का पूछा था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कभी भी मिक्सचर तैयार करना होता है, ना भी लिखा रहे तो पानी का वैल्यू 0 मान के लगा देंगे तो आ जाएगा। ये कह रहा है कि यदि 24 महिला एक कार्य को 16 दिन में करते हैं तो M1D1 एक दिन आपको बताए थे, M1D1 बराबर होता है M2D2। तो 24 महिलाएं किसी काम को क दिन में करती है? 16 दिन में। तो 24 महिला 16 दिन में करती है तो 32 महिला कितने दिन में करेगी? तो 32 गुणे D2 कर देंगे तो 16 कम में 16, 16 दूनी 32, तो 2 से कटा देंगे 12, तो D2 का मान कितना आ जाएगा? 12। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 12 नंबर। ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन है ये सब। चलिए, टीना ने 8200 रुपये के ग्राइंडर पर 15% की छूट मिलती है। 8200 का एक ग्राइंडर है, ग्राइंडर मसाला पीसने वाला होता है, 15% का छूट मिलता है। तो 15% का छूट मिलेगा तो 85% उसको देना पड़ेगा। 15% छोड़ दिए तो 85 दे के आएगी। चूंकि वह नगद भुगतान करती है इसलिए उसे 3% की अतिरिक्त छूट मिलती है। नगद भुगतान करेगी तो 3% का और मिलेगा, तो 100 में से 3 फिर छोड़ देगा तो कितना हो जाएगा? 97 बटा कितना हो जाएगा? 100। इसका मतलब ये पैसा टीना उसको दे के आएगी। तो कह रहा है कि वो कितना भुगतान करती है, तो बस इसका कैलकुलेशन करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कटा देना है। अब यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखेंगे इधर, तो इधर से 7 पचे 35, ये काम करिए, 5 से कटा दीजिए, 5 17 पचे 85 होता है, 5 से कटा दी तो 20 हो जाएगा। इधर से कटा दीजिए, इधर से तो 41 हो गया। इसका मतलब 41 गुणे 17 गुणे 97, 1 पॉइंट लगेगा क्योंकि 0 है ना, तो 1 पॉइंट आप कहीं भी लगा लीजिए, इसी में लगा लीजिए। अब यूनिट डिजिट ढूंढ लीजिए, 7 7 49 का 9, 9 एकम में 9, तो यूनिट डिजिट पे 9 आना चाहिए। तो यूनिट डिजिट पे 9 यहीं आ रहा है, तो ये आंसर हो गया। कैलकुलेशन आपको बचना है, कैलकुलेशन से जितना ज़्यादा कैलकुलेशन से बचेंगे उतना बढ़िया रहेगा। अब कैलकुलेशन करेंगे ज़्यादा तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, गुणा करके देख लीजिएगा अब घर पे आराम से। एक खिलौने की कार की लागत जो है 1800 रुपये, इसके मूल्य को सेल में घटाकर 1500 बेच दिया। आसान सा सवाल है ये। तो 1800 का सामान है, 1500 में बेच दिया गया, 300 का छोड़ दिया गया। 300 किस पे छोड़ा गया? 1800 पे। इंटू कितना हो गया? 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है, इधर कटाएंगे 6 3 18, 6 5 30, तो ये हो गया आपका 50/3। 50/3 किसको बोलते हैं? 16 सही 2/3 को। 16 सही 2/3, ये 50/3 ही लिख दिया, तो और आसान है। चलिए 5 हो गया। 6 नंबर देखिए, एक मूलधन 2 वर्षों में 15% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 26,450 का मिश्रधन देता है। तो ये अमाउंट है। ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया गया, तो मूलधन बताइए। मूलधन आपको बताना है। तो ये ऐसा सवाल भी कराए आपको कई बार क्लास में कि 15% को पहले सीधा करेंगे, 15% को सीधा करेंगे, इसका मतलब 15/100 हो गया। इसको कटा देंगे तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो 3/20 हो जाएगा। जब ये 2 बरस रहेगा तो इसका स्क्वायर करके धन मान लेना है। तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400। तो माना हुआ धन कितना हो गया आपका? 400। 400 का टेबल बनाना है 3/20 से, तो 20 से कटाएंगे ये वाला, तो 20 तिया 60 आ जाएगा। तो यहाँ 60, यहाँ भी 60, और 60 का फिर 3/20 निकालेंगे, तो 60 का 3/20 निकालेंगे तो कटेगा 3 बार तितली के 9, तो यहाँ 9 आ जाएगा। इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज जो हो गया वो 129 रुपया हो गया, और 400 रुपया इधर है। तो आपका जो मिश्रधन रेडी हो गया, मिश्रधन आपका रेडी हो गया 400 प्लस 60 60 120 और 9 129, तो मिश्रधन रेडी होके हो गया 529। लेकिन सवाल में कह रहा है कि 529 नहीं है, 26,450 है। तो 26,450 है, तो ये 26,450 के बराबर है। तो 1 का मान निकालेंगे तो देख रहे हैं यहाँ से ये लगभग आप करेंगे तो 5 बार जा रहा है, तो 5 से गुणा करके देखिए तो 0 तो आने दीजिए। 5 9 45 का 5, फिर कितना लगा? 4, 5 दूनी 10, 4 14, फिर 1 लगा 26। इसका मतलब जा रहा है आराम से। तो अब कटा के इसको देखेंगे, 1 का मान निकालेंगे तो 26,450 बटा में कितना होगा? 529,
तो इसका वैल्यू आ जाएगा 50। अब सवाल क्या है, सवाल ये है कि आप मूलधन बता दीजिए। तो माना हुआ मूलधन आपका कितना था 400, तो 400 आपका आंसर है। तो लेकिन 400 में गुणा करना पड़ेगा कैसे 50 से, तो 3 जीरो आपको दिख ही रहा है। अब 5 चौके के 20 हो जाएगा, तो 20,000 हो जाएगा। तो 20,000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, टेबल बनाना आप सीख लीजिए। एक हम क्लास लेंगे, बेसिक क्लास जब लेंगे तो पूरा टेबल बनाना आपको सिखा देंगे, किसी भी सवाल के चक्रवृद्धि ब्याज को आराम से ऐसे लगा लेंगे। चलिए आ जाइए, 6 नंबर हो गया। एक दुकानदार ने 2 साड़ी और 4 कमीज कितने में खरीदी है 1600 में। 2 गो साड़ी खरीद रहा है तो एस से साड़ी कर लीजिए, और 2 गो कमीज खरीद रहा है, 4 गो कमीज तो के से कमीज। ये खरीद रहा है 1600 रुपये में। 2 गो साड़ी और 4 गो कमीज 1600 रुपये में। उसी पैसे में कोई व्यक्ति एक साड़ी खरीद रहा है, तो एक साड़ी को कमीज खरीद रहा है 6 गो, तो 6 गो कमीज खरीद रहा है कितने में खरीदता है उसी पैसे में, मतलब ये भी 1600 में खरीदता है। तो बात यह है कि आपको बताना यदि मुझे 12 कमीज खरीदनी हो तो मुझे कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो अब ऐसे सवाल में आप क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को बराबर करेंगे, तो इधर 2 से आप गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। इधर 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2s, इधर हो जाएगा 12k, और इधर हो जाएगा 16 दूनी 32 हो जाएगा। ऊपर वाला इक्वेशन नीचे वाला इक्वेशन आपको दिख रहा है, तो यहाँ 2s लिख लीजिएगा। हम लिख दे रहे हैं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है 13 बार। अब हम ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देंगे, घटाते ही ये साड़ी कट जाएगा। 12 में से 4 गया 8 के हो जाएगा, और ये 1600 हो जाएगा। इसका मतलब एक कमीज का दाम निकालेंगे तो 200 रुपया आ जाएगा। आपको 12 कमीज खरीदनी है तो 12 कमीज निकालेंगे तो 12 इंटू 200, 12 दूनी कितना हो जाएगा 2400, तो 2400 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आसान सवाल होता है, इसमें इक्वेशन को जो क्या करना रहता है बराबर करना रहता है। ठीक है, आ जाइए 7 नंबर हो गया। अब 8 नंबर करें, यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक की दर से 2 बरस का साधारण ब्याज 50 रुपया है, तो समान दर पर और समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से, देखिए 5% आपको दे दिया है और साधारण ब्याज 2 बरस का 50 रुपया। तो आपको कई बार समझा दिए हैं कि अगर 2 साल का साधारण ब्याज 50 रुपया तो 1 साल का कितना होगा 25 रुपया। तो 1 साल का 25 रुपया होगा, फिर से कितना होगा 25 रुपया। तो 25 2 साल का हो गया, तभी तो 50 साल हो गया, 50 रुपया हो गया। लेकिन रेट दिया 5%, तो बताए थे कि इस 25 का आपको 5% मिलेगा। तो 25 का 5% निकाल लीजिए, ब्याज पे ब्याज मिलता है ना, तो दोनों साल का ब्याज हो गया। अभी इस ब्याज पे फिर ब्याज मिलेगा, तो 25 125 को आप भाग देंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको 125। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जब बात होगा तो 25 25 50, 51 रुपया 25 पैसा, तो ये 51 रुपया 25 पैसा होगा। टेबल का बहुत काम है, आपको ध्यान से समझना है बारीकी से, तब जाके आ पाएगा। और जो क्लास में पढ़े होंगे हमसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो लोग अभी देख रहे हैं हमको ऐसे ही, तो वो लोग भी सीखे ही होंगे, हमको जानते ही होंगे। जो लोग नहीं जानते वो लोग थोड़ा सा इंतजार करेंगे, कुछ ही दिनों के बाद से आपका बेसिक से वीडियो आने लगेगा। आपको कुछ नहीं आता है लेकिन बहुत कुछ आने लगेगा। मैथ अरे 3 संख्या 120 240 480 का लघुत्तम समापवर्तन ज्ञात कीजिए। इसका आपको लौसा बताना है कितना होगा। तो आपको बताएं कि ये 480 जब ले लेंगे, 480 ले लेंगे तो यहाँ से, तो देखिए 48 को आप तोड़ लीजिए, 8 छक्के 48 होता है, तो 8 48 कैसे होता है 8 छक्के 48, तो 8 छक्के 48 हो गया। 10 के लिए यहाँ 2 ले लीजिए और यहाँ पे 5 ले लीजिए, हो गया। अब 24 में क्या होता है 8 तिरी के 24, तो देखिए हमारे पास 8 भी आ चुका है, 3 भी आ चुका है, 8 तिरी के 24, और 10 के लिए 2 5 आ गया। 120 में क्या होता है 4 3 12, सब आ ही गया। तो इसका लौसा हो जाएगा कितना 480। कुछ नहीं होगा, कुछ नया आया ही नहीं। लौसा का वीडियो जो बताएं उसको देखिए, सीखिए, 60 में निकालना। ठीक है, चलिए 30 नंबर पे आइए। अखिल एक कार्य को 26 दिन में पूरा कर सकता है। साक्षी और अखिल दोनों समान कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए अखिल जो है काम को कर सकता है क दिन में 26 दिन में, और साक्षी और अखिल मिलके कितने दिन में कर सकते हैं 20 दिन में। तो आप एलसीएम ले लीजिए, तो 26 तो हो ही गया है, 26 5 130 ले लीजिए। 130 ले लेंगे तो नहीं आएगा, इसका डबल करना पड़ेगा क्योंकि इसमें एक और है, तो 260 ले लीजिए। तो 260 ले लेंगे तो कटेगा तो 10 आ जाएगा, इधर 0 से 0 कटाएंगे तो यहाँ 13 आ जाएगा। तो अखिल का जो क्षमता है वो 10 है, और इसका साक्षी का क्षमता कितना होगा जब अखिल का 10 है और दोनों का जोड़ के 13 है, तो इसका कितना होगा 3 होगा। ठीक है, अखिल का 10 है ना, तो 10 3 13 है। अब सवाल ये है, उन्होंने एक साथ शुरू किया लेकिन साक्षी 6 दिन के बाद काम छोड़ दी। एक साथ शुरू किया है तो एक साथ शुरू करेंगे तो दोनों एक साथ कितना करते हैं 13, तो 13 काम करते हैं, लेकिन 6 दिन तक ये चलेगा। तो 78 के बाद जो है, देखिए
13 छके 78, 78 काम के बाद साक्षी छोड़ दिया, तो शेष काम कितना बचा आपके पास, शेष काम, तो ये 260 माइनस 78, तो आप इसको घटाइएगा, 10 में से 8 गया 2 हो गया, 10 में से 8 गया 2, ये 15 में से 7 गया 8 हो गया, 182 काम बचा है। अब ये किससे करवाना पड़ेगा, कह रहे कि दिनों की संख्या ज्ञात करे जिसमें अखिल शेष काम को पूरा कर लेगा, तो अखिल कितना काम करता है, 10 काम करता है, तो आप इसको भाग करेंगे 182 बटा में कितना करेंगे 10, 182 बटा 10 को क्या बोल सकते हैं आप, 2 9 18, 2 1 में 2, 91 बटा 5, ये बहुत सुंदरता के साथ दिया हुआ है आपको, 91 बटा 5। 10 नंबर हो गया। आ जाइए 11 नंबर पे, कह रहे एक कुत्ता खरगोश की प्रत्येक 6 छलांग के लिए 5 छलांग लेता है, लेकिन कुत्ते की 4 छलांग खरगोश की 5 छलांग के बराबर है, कुत्ते और खरगोश की चाल का अनुपात बताइए। देखिए अभी जो बता रहे हैं उसको सीख लीजिए, इसके भी बेसिक में कई सवाल आते हैं कि कुत्ता बिल्ली से 100 मीटर आगे खड़ा है, वो कितने छलांग में पकड़ लेगा। आपको क्या करना है, जो बता रहे हैं वो समझिए। पहले यहाँ पे आपको डाग लिखना है, यहाँ पे डी से डाग, आर से रेबिट। कह रहा है कि एक कुत्ता खरगोश की प्रत्येक 6 छलांग, खरगोश की प्रत्येक 6 छलांग, तो खरगोश का कौन छलांग, 6 छलांग के लिए कितना लगाता है, 5 छलांग। तो आपको इनके पहले छलांग लिख लेना है, कुत्ता का 5 छलांग, खरगोश का 6 छलांग। अब यहाँ पे लिख रहा है कुत्ते की 4 छलांग, तो कुत्ते की 4 छलांग और खरगोश की कौन छलांग, 5 छलांग। तो आप पहले ध्यान से देखेंगे कि कौन कुत्ते का है, कुत्ते के नीचे लिखेंगे, जो खरगोश है खरगोश के। इसके बाद आपको ऐसे तिर्यक गुणा कर देना है और इसके बाद लिख देना 5 5 25, और यहाँ पे ऐसे कर देना 4 6 24। फिलहाल अगर पेपर में आता है तो आप इसी तरह करके आएंगे, नहीं तो इसकी डिटेलिंग हम कराते हैं पूरा क्लास में, तो वहाँ समझाते हैं कि ये क्यों ऐसे कर देते हैं तिरछा गुणा। फिलहाल के लिए यही समझ के रखिएगा। क्या करना फिर से सुनिए, एक कुत्ता खरगोश की प्रत्येक 6 छलांग, खरगोश का प्रत्येक 6 छलांग, तो खरगोश के नीचे 6 लिखना है, अपने कितना लगाता है 5 छलांग। फिर कह रहा है लेकिन कुत्ते की 4 छलांग, तो कुत्ता का 4 छलांग, इसको इधर तिरछा गुणा कर दीजिएगा, इसको इधर कर दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए ये काम चलाऊ रहेगा। आइए, 4 कुर्सियों की कीमत 2 मेज के बराबर है। जो 4 कुर्सी है, 4 चेयर का कीमत जो है वो 2 मेज के बराबर है, तो 2 टेबल के बराबर है, ऐसा बात है। फिर कह रहा है कि 4 मेज की कीमत 2 बोर्ड के बराबर है, तो जो 4 मेज है, 4 मेज है, 4 मेज है, तो 4 टेबल का कीमत जो है वो कितने के बराबर है, 4 टेबल की कीमत 2 बोर्ड के बराबर है यहाँ पे। फिर आगे जब आप बढ़ेंगे तो 4 बोर्ड की कीमत 2 पंखे के बराबर है, तो 4 बोर्ड की कीमत 2 पंखे के बराबर है। ठीक है, 2 पंखे के बराबर है। यदि एक पंखे की कीमत 850 रुपया, अब यहाँ से देखिए, यहाँ समझ लिए होंगे, यहाँ से सवाल आसान हो गया। 4 चेयर की कीमत 2 टेबल के बराबर है, 4 टेबल की कीमत 2 बोर्ड के बराबर, 4 बोर्ड की कीमत 2 फैन, एक फैन का दाम आपको दिया है। जब एक फैन का दाम दिया है तो 2 फैन का दाम निकाल लेंगे, तो देखिए 2 गुणे कितना करेंगे, 850। ठीक है, तो ये तो 4 टेबल का दाम है इतना, 4 टेबल का दाम है, लेकिन आप वो बोल रहे हैं 4 बल्ब का क्या था ये, 4 बोर्ड का दाम ये था, तो 2 बोर्ड का निकालेंगे तो 2 से भाग करेंगे तो फिर तो 850 ही आ जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 4 बोर्ड का कीमत 2 गुणे 850 है, तो हम 2 ही बोर्ड का निकालेंगे, तो इधर 1 बोर्ड का निकालते तो ऐसे करते, 2 गुणे 850 करते और बटा में 4 करते, लेकिन 2 का निकालना होता तो 2 से गुणा करते ना, यहाँ पे बटा में 1 बोर्ड का आ गया, जब 2 बोर्ड का निकालना होता तो 2 से करते, तो 2 से कट जाता है, 2 से तो फिर कितना आ जाता है 850। ये काफ़ी टेक्निकल सवाल है, आराम से आप बिना कैलकुलेशन के इसको लगा सकते हैं। फिर से कोशिश करिएगा सुनने का। ये एक जो है पंखे का कीमत आपको 850 दिया, तो हम 2 का गुणा कर दिए तो ये आ गया, तो ये 4 का जब ये दाम है तो 2 का इसका आधा होगा, तो इसका आधा करेंगे तो 850 ही आ जाएगा। तो देखिए ये 850 आ गया। अच्छा, 850 कितने टेबल का दाम है, 4 टेबल का, और यहाँ क्या लिखा है 2 टेबल, तो इसका आधा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका आधा हो गया आपका 425 हो गया। तो अब देखिए 4 चेयर का दाम 425 है, 4 चेयर का दाम 425 है, तो 1 चेयर का दाम निकालना है। 1 चेयर का दाम होगा 425 और बटा में 4, तो 106 रुपया 25 पैसा, ये आंसर हो जाएगा। कटाएंगे इससे, तो देखिए थोड़ा सोच समझ के आप रखिएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ से पहले इसको गुणा कर लीजिएगा। 4 वो क्या था, बोर्ड का कीमत निकलेगा, तो 1 का निकाल के फिर 2 का यहाँ रखिएगा, फिर वो 4 टेबल के बराबर हो जाएगा, तो देर लगेगा। कैसे समझा रहे, कोशिश करिए एक बार फिर समझने का। एक फैन का कीमत कितना 850, तो 2 गो फैन का कीमत ये होगा, लेकिन यही बराबर है कितने, 4 गो बल्ब के।
4 गो बोर्ड के, तो 4 बोर्ड का दाम जब इतना होता है तो 2 बोर्ड का दाम क्या, 4 का आधा 2, तो इसका आधा करेंगे तो 2 कट जाएगा ना, तो 850 आएगा। अब 850 गो जो है वो 4 टेबल का कीमत है, तो 4 गो का इतना है तो 2 गो का निकालना होगा, तो फिर इसका आधा कर दिया गया, ठीक है। तो इसके बाद लगा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एक पुरानी वस्तु का अंकित मूल्य 4000 रुपये, एक पुरानी वस्तु है उसका जो अंकित मूल्य है उस 4000 रुपये है। ए इसे 15% और 10% के 2 क्रमागत छूट पे बेचता है, तो 15 का बेचेगा तो 85/100 हो जाएगा। अब फिर आपका कितने का बेच रहा है, 10 का बेच रहा है तो 90/100 हो गया। ये 2 छूट के बाद बेच देता है, 2 छूट के बाद खरीदता है। वह इसकी मरम्मत पर 1140 रुपये खर्चा करता है। तो आप देखिए तो ये खरीद के कितने में लाया, तो 3 1 4 0 से 4 0 कट गया है, बस आपको इधर गुणा करना है। तो 4 5 20 का 0 हो गया है, 4 5 20 का 0 2, 4 8 32 और 2 कितना हो गया 34, इसी में 9 से गुणा कर देना है। तो 0 9 चौके 36 का 6, फिर 3 लगाया 9 3 27 और 3 30, मतलब ये खरीद के लाया था छूट के बाद 3060 रुपये का, लेकिन उसके मरम्मत में खर्चा कर दिया 1140 रुपये। तो मरम्मत का खर्चा इसी में जुटता है, तो 1140 खर्चा कर दिया, तो 0 6 4 10 का 0 1 1 2 और 3 1 4, तो कितने में बेच दिया ये 0 6 4 10 का 0 1 1 1 2 और 3 1 4, 1 मिनट यहाँ पे हासिल नहीं लगेगा, 42 हो गया। तो ये बेच दिया आपको कितने में, 4200 में, मतलब 4200 में टोटल खरीदारी हो गई इसकी। फिर से सुन लीजिए, एक कीमत लिखा था उस पर 4000, 2 डिस्काउंट के बाद खरीदा है, मतलब खरीद के ले लिया है 3060 में, उस पर 1140 रुपये खर्चा किया, तो कुल मिला के इसको पड़ा कितना 4200 रुपये में, और ये बेच कितने में दे रहा है 5000 में। तो फायदा कितना कमा लिया 800 कमा लिया ना। 4200 से 5000 कितना का डिफरेंस है, 800 का तो है, 4200 800 5000। अब किस पे लेना है आपको 4200 पे, हमेशा फायदा आपको किस पे होता है क्रय पे, इंटू कितना करना है 100, तो ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कटा लेना है। अब ये 2 से कटाएंगे तो 21 आ जाएगा, 2 से कटाएंगे ये तो 400 आएगा, तो 400 बटा में 21, 400 बटा में 21, तो निकटतम पूर्णांक तक बताना है। तो 21 से एक ही बार में जाएगा, तो 21 से एक बार में जाएगा। अगर 21 से 441 करेंगे तो 21 से आप ऐसे कर लीजिएगा, अगर कन्फ्यूजन होगा तो 21 से कम में 21 कर लीजिएगा, और 10 में से 9 हो गया, और ये 3 में से ये हो गया 19, तो 190, 21 9 89 से होता है, तो 89 हो गया, तो 19% आ जाएगा, तो लगभग ये आपका 19% हो गया। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ दम नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 13 के बाद आपका 14 नंबर का रहा है कि ए और बी 2 टाइपिस्ट हैं, एक दिन अपराह्न में उन्हें में से प्रत्येक को टाइप के लिए 80 पृष्ठ दिए गए, उन्होंने कार्य को समान रूप से विभाजित किया। मतलब 80 पृष्ठ दिए गए थे इन लोगों को, तो ये लोग कार्य को समान रूप से विभाजित कर लिए, 40-40 पृष्ठ विभाजित कर लिए, दोनों लोग समान रूप से विभाजित कर लिए। लेकिन बी ने ए से 40 मिनट पहले समाप्त किया, जो बी है वो ए से 40 मिनट पहले समाप्त कर रहा है, मतलब ए ज़्यादा टाइम ले रहा है, अब बी कम ले रहा है, क्योंकि लिखा है ना कि बी ने ए से 40 मिनट पहले समाप्त किया। तो ए से जब 40 मिनट पहले समाप्त करेगा, इसका क्या मतलब है, ए से 40 मिनट पहले समाप्त करने का मतलब ये हुआ कि ए ज़्यादा टाइम ले रहा है, उससे पहले ही वो समाप्त कर लिया था, ए ने 40 मिनट पहले समाप्त किया। ठीक है, ए से 40 मिनट पहले समाप्त किया, जिसने उसी कार्य के लिए 4 घंटे लिए थे, तो उसी कार्य के लिए 4 घंटे लिए थे, तो ये लिया था 4 घंटा, ये 4 घंटा लिया था, तो 4 घंटे में कितना मिनट लिया था 301 मिनट, 4 घंटा में कितना लिया होगा 240, उससे 40 मिनट पहले समाप्त कर रही है, तो ये कितना लिया होगा 200। अभी ना ऐसा बात आ रहा होगा। फिर से यहाँ देख लीजिए, उन्होंने कार्य को समान रूप से विभाजित किया, लेकिन बी ने ए से 40 मिनट पहले समाप्त किया, जिसने उसी कार्य के लिए 4 घंटे का समय लिया था। तो 4 घंटा का मतलब ये हुआ कि 4 छके 24, 240 मिनट, उससे 40 मिनट पहले समाप्त किया तो 200। तो अगर इनका देखेंगे तो समय का अनुपात आ गया है, तो 0 से 0 कटा लीजिए, 4 से कटा लीजिए, 4 छके 24 और 4 पचे 20। इसका मतलब ये हुआ कि इसका समय 6 लग रहा है, तो इसका समय 5 लग रहा है। बात क्षमता का होगा तो ये लेगा 5 और ये लेगा 6, ये इनके समय का बात है। और समय का जब उल्टा करते हैं तो किसका बात आ जाता है, क्षमता का। तो इनके क्षमता का अनुपात है 5:6, तो ये 5 टाइप करेगा तो ये 6 टाइप करेगा। लेकिन अगले दिन क्या किया गया है,
उन्हें फिर से टाइप करने के लिए 121 पृष्ठ दिया गया है। हालांकि इस बार फैसला किया गया है कि वो एक साथ टाइपिंग समाप्त करें। ए को कितने पृष्ठ टाइप करने होंगे, एक साथ टाइपिंग समाप्त करें, तो आप एक साथ टाइपिंग समाप्त करें तो 5 6 कितना हो गया 11, दोनों को जोड़ेंगे 11 का मान कितना हो गया 121, तो 1 का मान कितना हो गया 11, तो इसको आप दे दीजिए 55 टाइपिंग करने के लिए, इसको दे दीजिए 66। किसका सवाल पूछा गया था, ए को कितना पृष्ठ दिया जाएगा, तो ए को 55 पृष्ठ दिया जाएगा। तो 55 पृष्ठ जितने देर में ये करेगा उतने देर में ये 66 पृष्ठ करेगा, तो दोनों का समय क्या हो जाएगा बराबर। थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, ये जीडी का लेवल का सवाल नहीं है, लेकिन ये जीडी के पिछले ही पेपर में सवाल आया हुआ है और ये थोड़ा लेवल ऊपर है इसका, ठीक है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। यदि 40 किलोग्राम भार का व्यक्ति शामिल हो जाता है तो एक समूह का औसत भार 1 किलो बढ़ जाता है, वो 1 किलो इनका इंक्रीज हो जाता है जब 40 किलो का व्यक्ति आ जाता है तो। और दूसरा बोल रहा है कि यदि 28 किलोग्राम व्यक्ति का समूह में होता है तो 1 किलो कम हो जाता है, तो ये इनका 1 किलो कम हो जाता है जब 28 किलो का आता है। तो कह रहा है कि समूह का वास्तविक औसत भार बताइए, तो जो वास्तविक औसत भार है उसको बताना है, तो या 40 बढ़ा दे रहा है या 28 कम कर दे रहा है, तो आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, तो 40 20 60, तो ये कितना हो गया 68, 68 को आप 2 से भाग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 34, तो ये 34 होगा। आप कोई भी नंबर आप मान के अगर लगाएंगे तो इस पे सेट हो जाएगा, तो ये आपका आंसर है। ये भी टेक्निकल सवाल है, इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कभी भी ऐसा सवाल आता है 1 किलो बढ़ जाता है 1 किलो घट जाता है, दोनों को जोड़ लीजिएगा, 3 किलो बढ़ जाता है 3 किलो घट जाता है, दोनों को जोड़ लीजिएगा। जितना किलो सेम बढ़ाएगा घटाएगा जोड़ लेंगे, नहीं तो बेसिक से ये बड़ा सवाल है, ठीक है। चलिए 40 नंबर सवाल 16 नंबर सवाल है। 16 नंबर का रहा, मार्च में एक दुकानदार ने जीन्स की खरीद पे 20% की छूट दी और कोट पे 1200। जीन्स खरीदने पे आपको जो छूट मिलेगा वो 12% का मिलेगा, और कोट खरीदेंगे तो छूट मिलेगा 20% का। पर साथ ही वह भुगतान करने के लिए केवल SBI कार्ड का उपयोग करने पे 5% की छूट दे रहा है। आनंद ने 1200 अंकित का एक जीन्स खरीदा था। अच्छा 1200 का ये खरीद लिया तो इसको छूट मिलने वाला है 12%, तो 12% छूट मिलेगा तो 88% इसको देना पड़ेगा। और आगे ये 4500 का एक कोट खरीद लिया तो इसको छूट मिलेगा 20%, तो इसको 80% ले जाके देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो इनके देने का बात हो गया। और उसने HDFC का यूज कर लिया, देखिए यहाँ कार्ड ये चेंज कर दिया HDFC का, तो और केवल SBI पे मिलने वाला है, तो HDFC पे करेगा तो मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये बिना काम का दे दिया। तो कह रहा है कि उसे कितना भुगतान करना होगा, तो भुगतान ही तो करने जा रहा है। ये 12% छोड़ दिया तो 88 भुगतान करेगा, और वो 20 छोड़ दिया तो 80 भुगतान करेगा, तो भुगतान कर दीजिए। 12/96 का 6, 12/96 का 6 हो गया, 12/96 का 6, 9 लगा है, 12/96 और फिर से 9, तो 9 6 15 का 5, फिर लगा है 1, 9 1 10, तो 1056 रुपये इधर देना पड़ेगा प्लस। जीरो से जीरो कटा लेंगे, यहाँ जीरो आ ही गया, 8 5 40 का जीरो, 8 5 40 का जीरो, 4 लगा, 8 चौके 32 और 4 36, तो 3600 और 1000, 36 10 4656 रुपया देना पड़ेगा उसको, 4656 रुपया। कहाँ गलती कर दिया, क्या गलती कर देते हैं, जीरो हो गया, 8 5 40 का जीरो 4, 8 चौके 32 और 4 36, यहाँ कहीं गलती तो नहीं। 12/96 का 6, फिर लगा है आपके पास 12 9, तो 12/96, तो 96, तो 9 6 15 का 5 और 9 1 10, तो ठीक है 105, इसको जोड़ दीजिए तो 3600 प्लस ये जोड़ दीजिए, कहाँ गलती कर रहे हैं। ये 6 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 4656 रुपये, 4656। 4500 का ही तो है ना, 1200 का ये था, 12% देना था तो 12% है, इस पे 20%, जीन्स की खरीद पे 12%, तो उल्टा लिख ही दिए हैं। जीन्स की खरीद पे 20% और कोट पे 12%, उल्टा लिखा गया भाई। उल्टा ही लिख दिया हम, कहें आ नहीं रहा है। जीन्स की खरीद पे 20% का छूट मिल रहा है, तो जीन्स के खरीद पे छूट मिल रहा है 20%। जीन्स की खरीद पे मिल रहा है 20% और कोट की खरीद पे मिल रहा है 12%। अब क्या करना है आपको, जीन्स जो है वो कितने का है, जीन्स जो है, और साथ ही SBI जीन्स, इसका आनंद ने इतना का अंकित मूल्य का जीन्स खरीदा 1200 का है, 1200 का आप 80% निकाल देंगे तो 12 कितना हो जाएगा 96, तो 960 रुपये इधर आ जाएगा। और ये 4500 का निकाल देंगे कितना परसेंट, 88, 88 निकाल देंगे तो बटा में ये हो जाएगा। इसको आप गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो 5 से करके छोटा कर लीजिए, 5 8 40 का जीरो, फिर लगा है 4 5 8 40 4 44, और गुणे कर दीजिए 9, तो ये आप जोड़ लीजिएगा 9 0 0, 9 चौके 36 का 6 3,
900, 9 चौक 36 का 6 3, 9 चौक 36 और 3 39, तो 3900 और 960 रुपये ये पूरा पूरा जोड़ लीजिएगा। तो ये हो गया 0 6 6 12 का 2, 6 6 12 का 2 1 लगा, 9 6 15 1 16 1 लगा है, और 3 1 4 4620 रुपया आएगा। क्या कर रहे हैं यार, हमको समझ में नहीं आ रहा। ये अब 5 से किए था ना, 5 8 40 का 0, फिर लगा है 4 5 8 40 4 44, गलती हो जा रहा है। 12 बटे 96, 12 बटे 96, 960 रुपये का इधर पड़ेगा, और ये वाला 5 से कर रहा है, 5 8 40 का 0, फिर लगा है 4 5 8 40 4 44, इसी में करना है 9 से, ये दोनों जोड़ देना है, तो 960 रुपये इधर हो गया है। 900, 900, 9 चौक 36 का 6, फिर लगा है 3, 9 चौक 36 और 3 39, 9 चौक 36 3 39 0 6 6 12 का 2 9 9 18 1 19 और 3 1 4 4920 रुपया ये वाला। तो ये सवेरे से जो है दिमाग एकदम दही हो जाता है, 7-8 घंटे लगातार क्लास लेने के बाद फिर से 40 सवाल 1.5-2 घंटा, तो थोड़ा सा दिमाग का दही हो गया है। चलिए अगला 2-3 सवाल है, इसको कर लिया जाए। यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई 17 और 49 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई का मान यह है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर और एच। तो 2 हो गया, पाई का मान हो गया 22/7, और आर का मान आपको दिया है। आधार की त्रिज्या कितनी है, आधार की त्रिज्या और ऊंचाई, तो आधार की त्रिज्या 17 दिया हुआ है, ऊंचाई 49 दिया हुआ है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही आंसर बताना आपको। तो कटा लीजिए इसको, 7 7 49। अब ये किनारे देख लीजिए, अगर सेम आ रहा होगा तो देख लीजिए, 7 7 49, 9 9 दूनी 18, 8 8 दूनी 16, 6 दो जगह आ गया, तो इसको आपको गुणा करना पड़ेगा। 44 इधर कर लीजिए, इधर कर लीजिए, 22 दूनी कितना हो गया 44, इधर कर लीजिए 17 7 हो गया 119। देखिए अब लास्ट का 2 निकालेंगे, कई बार सिखा चुके हैं। 9 चौके 36, लास्ट का 2 निकाल रहे हैं, पहला से दूसरे में करना है। 9 चौके 36 का 6, फिर लगा आपको छोड़ देना, इधर लगा क्या 9 चौके 36, पहला से दूसरे में, दूसरा से पहले में, तो 1 4 4, तो ये हो गया 6 6 4 10 3 13, 36 लास्ट में आएगा। तो 36 एक ही आंसर क्या है, 52 36 आएगा। आप गुणा करके देख लीजिएगा, 52 36 आएगा। ठीक है, लास्ट का 2 डिजिट आपको पहले दिन से सिखा रहे हैं, पुलिस का पहला पेपर में भी सिखाए थे, जीडी वाले में भी सिखाए, कई जगह सिखाए। एक पुलिसकर्मी को 380 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई देता है। 380 मीटर की दूरी पे एक चोर दिखाई दिया है, तो चोर यहाँ पे है, देख लिया पुलिसकर्मी, चोर भागता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी, तो 25 मीटर पर सेकेंड से ये भाग रहा है, और पीछे पीछे इसके दौड़ रहा है ये 30 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, ये ऐसे फिर से वही बात, दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड में घटेगा। तो 380 को भाग देना आपको 5 से, क्योंकि समय पूछा है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। 380 मीटर का दूरी है, रिलेटिव स्पीड 5 है, 5 7 35, 3 लगाया तो 5 6 30, 76 सेकेंड इसका आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी d समय t के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती माने ऐसे प्रोपोर्शनल बोलते हैं उसको। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती माने इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो प्रोपोर्शनल है। जब एक ट्रेन 3 घंटे में 120 मिल जाती है, तो 3 घंटा में 120, तो ये बिना बात का बात लिखा है। 3 घंटा में 120 जाएगी, तो 1 घंटा में बताइए कितना जाएगी, 1 घंटा में 40 मिल जाएगी। तो 8 घंटे में कितना जाएगी, तो 8 घंटे में निकाल लेंगे, 8 × 40, तो 8 चौके 32, 320। आसान सा सवाल है ये, बस ऊपर मजाक किया गया, तो उसको सीरियस नहीं लेना है। कह रहे एक परीक्षा में प्रत्येक 100 अंकों के 3 विषय हैं। 100 अंक के 3 विषय मतलब कुल 300 परसेंटेज का बात हो रहा है, कुल 300 परसेंटेज का बात हो रहा है। पहले विषय में 75% पा लिया, तो पहले में 75% मैंने 75 पा लिया, और दूसरे विषय में 86 पा लिया, तो यहाँ पे 86 पा लिया। पहला में ये पा लिया, दूसरा में ये पा लिया, और उसने कुल मिला के 68% पाया। इसका मतलब 300 का ये 68% पाया बेचारा। तो 300 का 68% पाया, 3 8 24 का 4, फिर लगाया 2, 3 6 18 और 2 20, कुल मिला के 204 चाहिए। तो यहाँ पे जो नंबर है पता नहीं कितना है, यही वाला नंबर आपको निकाल देना। तो x बराबर होगा 204 माइनस का 6 5 11 का 1, हाथ में लगा 1, और 8 7 15 और 1 16, 161। तो यहाँ पे 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया 3, और ये 10 में से 6 गया 4, तो 43 हो जाएगा। तो ये कितना परसेंट पाएगा, 43%। ठीक है, ये आसान सा सवाल है। 100 नंबर का पेपर तो 300 था, कुल मिला के उसको 68% मिला, तो इसका 68% 204 हो गया। एक में 75, एक में 86, एक में ये, तो ये हो गया।
तो आप लोग बताइएगा कि रीजनिंग वाला क्लास लेना है तो हम टॉप 50 क्वेश्चन को लेंगे और वहाँ से आपको जीडी वाला पेपर में दे लेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और कोशिश करिए थोड़ा सा इसको शेयर करिए ताकि हम लोगों का परिवार बढ़े, और जब ये परिवार बढ़ेगा और ऊपर लेवल पे जाएगा तो आपको लगातार नए कॉन्सेप्ट और लगातार नए प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे, आप आराम से तैयारी करते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।